बाजार के आखिरी घंटे का हर एक्शन, सटीक विश्लेषण, मुनाफे वाले आइडियाज। कीजिए कल की तैयारी आज हमारे साथ। देखिए CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा, मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। एक्सपायरी का दिन और मार्केट में काफी प्रेशर। निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों आपको डेज लो पर कारोबार करते हुए नजर आएंगे। ब्रेथ काफी खराब है मार्केट की, मिड कैप और स्मॉल कैप ने भी बढ़त गंवाई। इनफैक्ट शुरुआत से ही कमजोर थे, लेकिन और इंट्राडे में हालत हो गई है पस्त। प्राइवेट एंड PSU बैंक्स जो सहारा दे रहे थे, वहां पर भी अब कमजोरी देखने को मिल रही है। तो आखिरी का 1.5 घंटा कैसे रहेगा, दिशा और दशा क्या तय होगी, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, स्टॉक स्पेसिफिक क्या अप्रोच होगी, सब पे होगी चर्चा। लेकिन शुरुआत हेडलाइन से। ईरान और अमेरिका के बढ़ते तनाव के बीच भारतीय बाजारों में तेज गिरावट। निफ्टी 200 पॉइंट से ज्यादा गिरकर 25,600 के नीचे आया। बैंक निफ्टी भी 500 पॉइंट से ज्यादा गिरा। मिड कैप और स्मॉल कैप भी कमजोर। डर का इंडेक्स इंडिया विक्स 7% से ज्यादा चढ़ा। रियल्टी शेयरों में आज सबसे ज्यादा बिकवाली, करीब 2% फिसला निफ्टी रियल्टी इंडेक्स। वहीं कैपिटल गुड्स, कैपिटल मार्केट और ऑटो शेयरों में भी आज गिरावट। रियल्टी में लो रहा, करीब 4% फिसल कर वादा के टॉप लूजर्स में हुआ शुमार। साथ ही NBFCs, डिफेंस और तेल गैस शेयरों में भी गिरावट कायम। क्रूड कीमतों में उछाल से ONGC और ऑयल में खरीदारी, दोनों शेयर 3% से ज्यादा उछलकर वायदा के टॉप गेनर्स बने। हालांकि HPCL, BPCL, इंडिगो और FMCG शेयर क्रूड की तेजी से फिसलने के कारण गिरे। उधर इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट $71 के करीब पहुंचा। CLS एक डाउनग्रेड के बाद फिसला डिक्सन टेक, शेयर करीब 2.5% फिसल कर वादा के टॉप लूजर्स में हुआ शुमार। ब्रोकरेज ने रेटिंग घटाने के साथ 23% कम किया टारगेट। साथ ही AI सुपर साइकिल के चलते ग्रोथ आउटलुक पर भी जताई चिंता। दूसरे EMS शेयरों में भी कमजोरी कायम। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट का प्रधानमंत्री मोदी ने किया उद्घाटन। कहा AI में कुछ लोगों को दिखता है डर, तो कुछ को भाग्य और भविष्य। डीप फेक और फेक न्यूज जैसे डिजिटल कंटेंट पर लगाम लगाने की कही बात। उधर मुकेश अंबानी बोले, भारत में इंटेलिजेंस युग लाने के लिए अगले 7 साल में 10 लाख करोड़ का करेंगे निवेश। साबित करेंगे कि AI नौकरियां नहीं छीनता। और CNBC आवाज की बादशाहत का फिर बजा डंका। मार्केट आवर्स में अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से काफी आगे। 85.7% मार्केट शेयर के साथ गजब की लीडरशिप। नंबर 1 बनाने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम में, और एक बार फिर से तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, एक समय ऐसा आता है जब हमें आपका एहसानमंद होना पड़ता है आपके विश्वास के लिए। और एक घनघोर अंधेरी रात में जुड़ चुके हैं अनुज हमारे साथ में। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 3 बजे का वक्त है जहाँ पे अनुज इस वक्त हैं। अनुज, पहले तो आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, टीम को शुभकामनाएं। और एक बार फिर से मैं शुरुआत करना चाहूँगा इस कार्यक्रम की। अनुज, 86% मार्केट हिस्सेदारी ड्यूरिंग मार्केट आवर्स, शानदार नंबर्स। पहला आपका टेक इस पर। बिल्कुल वीरू, श्रेया आपको बहुत बहुत बधाई। और देखिए, जैसा आपने बोला कि यहाँ न्यूयॉर्क में रात के या सुबह के 3 बज चुके हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा नंबर्स आपके साथ सेलिब्रेट करना था। और मैं एक चीज कहूँगा, सबसे पहले तो दर्शकों का आभार, क्योंकि देखिए दर्शकों ने हमें बहुत प्यार दिया, हमारे ऊपर बहुत भरोसा दिखाया। मैं बार बार एक चीज जो कह रहा हूँ वीरू, श्रेया, कि जो हम नंबर 1 बने और उसके बाद जो हमने एक हमारे ऊपर एक जज्बा था। आपको याद होगा जब वो ट्रेड डील हुई थी, मैं क्यों उस बात को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि आई थिंक कहीं ना कहीं लोगों ने उस चीज को देखा। हालांकि वो हमने रेटिंग्स के प्रयास नहीं किया था, मतलब रात को 12 बजे क्या रेटिंग्स होती हैं, 0 आवर होता है, लेकिन फिर भी हमने जो एक प्रयास किया दर्शकों के लिए, आई थिंक दर्शकों ने उस चीज को सराहा है। और ये 85% का जो मार्केट शेयर है, जो कि आवाज का ऑल टाइम हाई मार्केट शेयर है, जो हमने तुरंत उस हफ्ते के बाद वाले हफ्ते में अचीव किया, ये आपको बताता है कि अगर आप एक ढंग से, एक पूरी शिद्दत से किसी चीज के लिए काम करें तो वो इवेंचुअली आपको मिलेगी। और जैसा मैं कह रहा था कि इस पूरी टीम का बहुत बहुत आभार। आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। मुझे क्रेडिट मिलता है एज अ लीडर ऑफ द टीम, लेकिन मैं जानता हूँ कि जो काम आपने किया है, मैं
उसके लिए तहे दिल से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और हमारे पूरे पैनल का, हमारे सारे गेस्ट जो हमारे साथ जुड़ते हैं, लेकिन सबसे ऊपर तो जनता जनार्दन है, और आप हमारे साथ इस तरीके से जुड़ते हैं। मैंने एक चीज़ और कही थी, आपको याद होगा, जब हमने यूट्यूब रेटिंग्स के बाद हम नंबर 1 बने थे, उसके बाद मैंने एक चीज़ टीम को कही थी कि नंबर 1 बनना मुश्किल है, लेकिन नंबर 1 पर बने रहना ज़्यादा मुश्किल है। और मुझे अब इस बात पे गर्व है कि अब हम लगातार 3-4 हफ्ते से कंफर्टेबल नंबर 1 पोजीशन पर हैं, लेकिन हमें यहाँ पर नहीं रुकना है, और हमें हमारे दर्शकों के लिए इसी तरीके से और आगे काम करते रहना है। बिल्कुल, जनता जनार्दन होते हैं सर। सबसे पहले तो आपको बधाई कि आपके मार्गदर्शन में हमने लगातार नंबर 1 बने रहने का ये जो एक स्टेज है वो छुआ है, और सबसे पहले तो आपको ही बधाई जाती है, और दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। लेकिन सर, ये क्या दिखाता है, लगातार भरोसा जितना दर्शकों का, ये कितना इम्पोर्टेंट, कितना अहम हो जाता है? देखिए श्रेया, आप जैसा आप थैंक यू। वैसे जैसा मैं कह रहा हूँ कि मैं हमेशा कहता हूँ कैप्टन इज एज गुड एज अ टीम। मैं आपको सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूँ। मैं इस हफ्ते छुट्टी पर रहा हूँ, और मैंने एक बार भी, आप देखें तो इस पूरे हफ्ते में ना सुबह के शो में ना दोपहर के शो में ज्वाइन किया, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी एब्सेंस में भी चैनल चलेगा और अच्छा चलेगा। और मुझे इस बात का गर्व है कि हमने एक ऐसी टीम तैयार की है जहां पर अगर मैं नहीं भी हूं तो भी वो चैनल चल रहा है और अच्छे तरीके से चल रहा है। तो इसके लिए आई थिंक ये एक सीएनबीसी आवाज की कल्चर है, ये एक सीएनबीसी आवाज की एथिक्स है जो हमने बनाई है। आई थिंक मुझे उस पर बहुत गर्व है, और मैं उस पर काफी प्राउड फील करता हूँ। और ये कहीं ना कहीं एक, जैसा आपने कहा कि जो हमने पिछले इतने सालों में काम किया, मेहनत की, आई थिंक उसका कहीं ना कहीं अब हमें एक फल मिल रहा है। और हमने थोड़े से टफ टाइम्स भी देखे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अब अच्छे समय आए हैं। और दर्शकों से बस यही गुजारिश रहेगी कि कभी कभी हमसे गलतियां भी होंगी, और कभी थोड़ा सा हो सकता है कि आपको हमारी कुछ चीज़ अच्छी ना भी लगे, लेकिन अपना प्यार इसी तरीके से हमारे ऊपर बनाए रखिएगा। एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, इस बार हमारा जो मार्केट आवर्स में मार्केट शेयर है वो आपको बता रहा है कि किस तरीके का एक कॉन्फिडेंस है लोगों को, खासतौर से ऐसी वॉलेटाइल मार्केट में जहां पर एक एक सेकंड, एक एक मिनट काफी क्रूशियल होता है। और हमने काफी फोकस किया है कि लोगों के काम की बात पर फोकस किया जाए, और खासतौर से ऐसी वॉलेटाइल मार्केट में सबसे बड़ी बात लोगों का पैसा ना जाए, उसके बाद कोशिश ये है कि लोगों का पैसा बन जाए, तो और अच्छी बात है। तो आई थिंक ये सब कुछ चीजें हैं जो शायद हमने फोकस की है और आगे भी फोकस करते रहेंगे। बिल्कुल, पैसा बचाना, पैसा बनाना, ये कर्तव्य हमारा, और हमने लगातार उस पर काम किया। सर, फिर से एक बार आपको बधाई। वैसे सर, यूएस में वेन्यू ढूंढ रहे हैं क्या सर पार्टी की? ये पार्टी मैं आपको बता चुका हूँ कि हम करेंगे, और शानदार पार्टी करेंगे, लेकिन थोड़ा सा उसके लिए आपको इंतजार करना होगा। जश्न का माहौल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और अनुज हमारे साथ थे इस वक्त यूएस से, और एक मतलब 3-3:15 बजे का टाइम हो रहा है, और वो शिवरिंग है वो उनकी वॉइस में आपको नजर आ रही होगी। शुक्रिया अनुज। चलिए अभी काम करते हैं, मार्केट्स को लेते हैं। और मार्केट्स से डेलो श्रेया 25,549, और निफ्टी बैंक भी इस वक्त डेलो पर। श्रेया। बिल्कुल, और इनफैक्ट हम लगातार चर्चा कर रहे थे, एक तो संकेत मिल गए थे वीरेंद्र जी, जैसा कि आपने कहा था, थोड़ा पेन हो सकता है आज मार्केट में, वो देखने को मिला। और जिस तरीके से तनाव पैदा हुए हैं ग्लोबली, वो भी एक बड़ा कारण रहा है। अब जो लेवल्स बताए थे वो तो ब्रीच कर दिया सर हमने, बेस 1 का है ना, 25,750 के नीचे हैं हम, 711 के नीचे, इनफैक्ट 25,555 पे कर रहे हैं अब डेज लो पर कारोबार। और जिस तरीके से ग्लोबली ये माहौल बना है, अब कैसे नेविगेट करें? देखिए श्रेया, मैं निफ्टी बैंक पे आज सुबह व्यूअर्स को एक क्लियर मैसेज दे दिया था, आई एम नॉट कंफर्टेबल। अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करिए, पहली चीज़ जो मैंने बोली थी, ठीक है ना। 61,600, 61,700 इज अ जोन टू बुक योर प्रॉफिट्स। और निफ्टी के परिप्रेक्ष्य में मैंने कहा था कि हम दैट 25,886 स्क्रीन पे आए तो प्रॉफिट्स को बुक कर लीजिएगा, पहली बात। सुबह क्लियर मैंडेट था श्रेया, आप 9:13 पे देखिए जो आपसे मेरी बातचीत हुई थी, ये प्राइस 25,886 अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने का वक्त है। हाँ, मैंने एक बात ये कही थी कि इफ वी गेट अ डिप टुवर्ड्स बेस 1 और बेस 2, अब बेस 1 बेस 2 लेके आइए। वो क्या था, मैंने एक कल्पना ये करी थी कि अगर बैंक निफ्टी रिट्रेस हो टुवर्ड्स 10 डे मा, यानी अगर 61,000 या फिर 60,600 तक रिट्रेस हो जाए, 700 तक,
तो हमें बैंक निफ्टी में शायद एक मौका मिले टुवर्ड्स 20 को कैप्चर करने को, लेकिन शायद दिस इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेलिंग प्रेशर, आप यकीन मानिए। ये भी होल्ड नहीं हुआ। क्या क्या गया इसमें कल के पुट राइटर्स गए, इसमें 10 गया, 20 गया, 50 गया, और ऑलमोस्ट निफ्टी का जो इस वक्त लेवल है आपकी स्क्रीन पे, दैट्स 25559, ये प्रिसाइसली 100 डेमा है। अब आप उससे कहेंगे क्या शॉर्ट कर दें? ना, शॉर्ट भी नहीं कर सकते। पूछिए क्यों? 20 डेमा के ऊपर मैं शॉर्ट नहीं करता अमूमन, ये मेरी रणनीति है, क्योंकि आप विप्सॉस में ट्रैप हो जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि अब 25,500 का सबसे बड़ा पुट राइटर जोन सबसे नज़दीक खड़ा है। तो अगर आपने ऊपर प्रॉफिट बुक किया, लेकिन याद रखिएगा निफ्टी ने बाय का मौका नहीं दिया शेयर, क्योंकि दिस इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेलिंग, और आउट ऑफ बैंक्स भी ये सेलिंग काफ़ी है, मार्केट ब्रेथ भी काफ़ी ख़राब है। और इसमें कोई राय नहीं कि मेरे ख्याल से जो जियोपॉलिटिक्स है जो चरम पे है, और सप्ताह अंत को लेकर सब फियरसम है, और क्रूड शार्प रिवर्सल टुवर्ड्स 71, मेरे ख्याल से ये पूरी के पूरे हालात जो है ना श्रेया, वो लॉन्ग्स के लिए सुटेबल नहीं है। और मैं शॉर्ट भी नहीं कहूँगा अभी, क्यों? क्योंकि 25,500 बहुत नज़दीक खड़ा है। एक बार जरा प्लीज़ ऑप्शंस के स्टैट्स लेके आइए। आज श्रेया 12 बजे का कार्यक्रम में कर रहा था, उस वक्त ही पुट राइटर्स ने ये रिफ्लेक्ट करना शुरू कर दिया था कि हम कंफर्टेबल नहीं हैं। 25,700, 600, 500 के पुट्स में एग्जिट शुरू हो गए थे, ये देखिए आपकी स्क्रीन पे। हालांकि अभी भी 25,500 की पुट सब्सटेंशियल 85 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है, बट सारे एवरेजेस गए। और ये जो आप यार एक बार निफ्टी का इंट्राडे चार्ट लेके आइए, ये जो एकदम ताबड़तोड़ सेलिंग हुई, इसका कारण बताता हूँ मैं आपको। 25,639 पे था निफ्टी का 20 डेमा। अमूमन जितने भी स्टॉप लॉसेस होते हैं इस डायरेक्शन में लॉन्ग साइड पे, वो 20 डेमा के आसपास होते हैं। जैसे ही वो ट्रिगर हुए, एक तरफा एक 80 पॉइंट का रिट्रेसमेंट आया। तो शायद निफ्टी एज ऑफ नाउ आज पेन में है, लेकिन मैं फिर कहूँगा थोड़ा सा, जब आप एक अच्छी डायरेक्शन से पैसा बना के निकले हों, एकदम से कूदने की गलती मत कीजिएगा। आप हमेशा ट्रैप होंगे, गलत डायरेक्शन में ट्रैप होंगे। लेट्स वेट, कोई दिक्कत की बात नहीं। ऊपर से लिक्विडेट हुआ बाजार, हम एक बेस ढूंढेंगे, और वो अगर अब वालेट हो रहा है तो शॉर्ट के बारे में सोचेंगे, अन्यथा फिर पुल बैक खेलेंगे। तो मैं श्रेया अभी निफ्टी पे कोई व्यू नहीं दूंगा, मतलब कोई ट्रेड नहीं दूंगा। व्यू तो है लेकिन कोई ट्रेड नहीं दूंगा, क्योंकि सिंस वी आर बिलो ऑल एवरेजेस बट स्टिल वी मैंडेट, मतलब स्टिल आर होल्डिंग 25,500, 25,500 का हम होल्ड कर रहे हैं। उसकी एक इंपॉर्टेंस है ऑप्शन सेट्स में, वहाँ 85 लाख पुट खड़ी है। तो एज ऑफ नाउ अवॉइड निफ्टी इस वक्त के लिए श्रेया। निफ्टी तो अवॉइड करने की सलाह है फिलहाल, जिस तरीके से ईरान और यूएस में टेंशन्स हैं, लेकिन ग्लोबली भी मूड मॉल ख़राब है। लेकिन बैंक निफ्टी से एक स्ट्रेंथ थी, वो साफ तौर पर आज गवाती हुई देखने को मिली है। और जैसे वीरेंद्र जी आज पीएसयू भी टूटे, प्राइवेट बैंकिंग स्पेस भी टूटा, निफ्टी बैंक पर अब क्या व्यू बन रहा है? 1% ये भी नीचे है। देखिए श्रेया, निफ्टी बैंक अगर ये नहीं भी होता ना कुछ, तो भी टूटता आज, आप यकीन मानिए। एक टेक्निकल्स का सिद्धांत है। आज सुबह 21,700 पे, 61,600 पे आप बहुत दूर थे 10 डेमा से। कल आपके पास पुट राइटर्स का एग्रीमेंट नहीं था। मैंने सुबह अच्छा, मैंने निफ्टी के परिप्रेक्ष्य में अपनी कमेंट्री में बिल्कुल क्लियर लिखा था, निफ्टी के कमेंट्री में भी बिल्कुल क्लियर लिखा था, डू रिमेंबर, ये शब्द थे मेरे, याद रखिएगा, निफ्टी बैंक इज ड्यू फॉर ए करेक्शन, अ रिट्रेसमेंट, एंड निफ्टी विल एक्ट अकॉर्डिंगली। ये आखिरी की लाइन में क्लियरली मेंशन था कि ये रिस्क है आज, कि निफ्टी बैंक इज ड्यू फॉर ए करेक्शन एंड निफ्टी विल एक्ट अकॉर्डिंगली। नाउ कमिंग बैक टू निफ्टी, मैंने क्या कहा था आज सुबह? लेट्स वेट, प्रॉफिट बुक करिए, वेट करिए ताबड़तोड़ तरीके से। अगर आप देखिए, ये मत सोचिएगा कि आपको अब 60-400 पे एंटर करना है, आपको 61-400 पे नहीं, सिंपली अब वेट कीजिए। मीनिंगफुल क्या है? अब निफ्टी बैंक का 10 डेमा आता है करीब करीब 60-700 के आसपास, चाहे वो अभी हो या कल हो या फिर मंडे हो। हम देखेंगे अब लॉन्ग के बारे में कि हमें लेना है कि नहीं लेना है 60-700 के आसपास, इस प्राइस पर भी नहीं, क्योंकि अब यहाँ पे क्या है इस प्राइस में, अब आप 61,000 के पुट राइटर के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। सो बिलो 61,000 पुट राइटर्स, कोई भी दो लेवल अगर आपके जहन में आते हैं तो वो है पहला 60-700 जहाँ पे आपका 10 डेमा है, और उसके बाद आता है 60-300 जो कि आपका 20 डेमा है। लेकिन अभी उस स्क्रीन पे नहीं है तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि बाय कर लो। तो याद रखिएगा, अभी बैंक निफ्टी पे भी हम वेट करेंगे, शॉर्ट नहीं करेंगे। क्यों? ये मेरा मानना है कि 20 डी के ऊपर मैं किसी अंडरलाइन को शॉर्ट नहीं करता हूँ, और अभी तो हम यहाँ पे 10 डेमा के भी ऊपर हैं। और एक और चीज़ याद रखिएगा, क्रूड पर नजर रखिएगा। अगर क्रूड की सूरत हाल यही रहे तो आपके जो बैंक निफ्टी के अंदर एक धड़ा था पीएसयू बैंक, जिसके सहारे आप ये तेजी देख रहे थे, शायद पीएसयू बैंक्स इन दैट केस
ज़्यादा रिट्रेस होंगे। जब जब क्रूड बहुत तेज होता है तो बैंक निफ्टी में ये मौजूद निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स ये ज़्यादा ट्रिम होगा। इन दैट केस ज़्यादा प्रेशर आएगा। ये देखिए आप 9677 के अगेंस्ट 9546। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ श्रेया, वेट। इंडेक्स में निफ्टी को भी और निफ्टी बैंक को भी अब हम दो सर्कमस्टेंसेस में देखेंगे, आइदर एट 6700 और 6300, फर्दर शॉर्टिंग के लिए या फिर रिवर्सल खेलने के लिए। श्रेया, ओके तो लेवल सारे इंपॉर्टेंट डिस्कस हो गए हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के, और ऐसे ही आपको अप्रोच करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि मार्केट में काफ़ी प्रेशर बन गया है ईरान और यूएस के इस टेंशन के बीच। तो शुरुआत करेंगे गिरने वाले स्टॉक्स के साथ। कौन से स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा प्रेशर, और सभी ने बढ़त गवाई। इनफैक्ट देखिए बहुत ही सेग्रीगेट, बहुत ही स्कैटर्ड दिखेगा। इनफैक्ट आपको ट्रेंड टूट गया 3%, अल्ट्राटेक सीमेंट, जबकि चल रहा था थोड़ा सीमेंट स्पेस सुबह सुबह, तो 2.5% ये लुढ़क गया। महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटो स्पेस में हमें स्ट्रेंथ नजर आ रही थी, सभी सारा स्पेस अगर आप देखें टूट गया है। 2% यहाँ पे गिरावट, और इंटरग्लोब एविएशन क्रूड के जिस तरीके से तेज हुआ है उसका एक इम्पैक्ट। अगेन पूरा आईटी पैक दिखेगा, पर्सिस्टेंट सिस्टम 4% से ज्यादा लुढ़काई है। लोधा डेवलपर्स रियल्टी पैक में सबसे ज्यादा पेन है आज के सत्र में, 4% यहाँ पर भी। इनफैक्ट केन स्टैक देखिए 3.5%, और पेटीएम 2 दिन के शानदार मूव्स के बाद यहाँ पर आज मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है 3.5% से ज्यादा। लेकिन खराब मूड माहौल में भी कौन से स्टॉक्स ने पकड़ बनाई हुई है? अच्छा, क्रूड का इम्पैक्ट ओएनजीसी से पड़ा 4.5%, सुबह से ये तेज। इनफैक्ट हिंडाल्को मेटल स्पेस में ये एक चल रहा है स्टॉक 1.5% की तेजी के साथ। इन्फोसिस देखिए आईटी स्पेस जहाँ थोड़ा सा बैकफुट पर है, लेकिन इन्फोसिस यहाँ पर थोड़ा सेंटिमेंट बूस्ट होता हुआ तो 1% तेजी, और डॉक्टर रेड्डीज फार्मा स्पेस से इसने जगह बनाई है इस लिस्ट में। लेकिन वायदा बाजार से कौन से काउंटर्स आए हैं? आरबीएल बैंक सुबह चर्चा हो रही थी, स्ट्रेंथ थी इसमें तो 3% ये। ऑल इंडिया अगेन क्रूड थीम का 5% ऊपर। ऑरबिंदो फार्मा स्पेस में इसने अच्छी पकड़ बनाई हुई थी, सुबह हम इस पर चर्चा भी कर रहे थे, तो 3% अभी भी ऊपर कारोबार कर रहे हैं। और एमसीएक्स उस मार्जिन जो एक्स्ट्रा अतिरिक्त वो लगाया गया था उसको हटाया गया है, तो 1.5% की तेजी यहाँ पर भी देखने को मिली। इनफैक्ट इसने भी इंट्राडे में अपनी बढ़त गवाई है, लेकिन फिर भी एमसीएक्स अभी भी 1.5% ऊपर आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। अब शो में होगा क्या, कार्यक्रम का क्रम समझते हैं। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ हैं जेएम फाइनेंशियल के आशीष चतुर्मोता जी। टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, शिल्पा राउत, सोमिल मेहता, अमित सेठ और रुचित जैन से। 2:20 पर आशीष वर्मा आपको बताएंगे कि अब कौन सा ग्लोबल संकट आ गया बाजार में। 2:30 बजे नुपुर जैन कुनिया बताएंगे आपको कि टर्नल में लगातार गिरावट क्यों जारी है। फिर 2:45 पर एफआईज का एक्शन बताएंगी कंचन नौटियाल। 2:50 पर जेपी मॉर्गन और मॉर्गन स्टैनली की टॉप पिक्स बताएंगे नुपुर जैन कुनिया। साथ ही 2:55 पे मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ होंगे क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के सीआईओ और पोर्टफोलियो मैनेजर राकेश व्यास जी। फिर 3:10 पर वीरेंद्र जी से समझेंगे स्ट्रैटेजी कल के लिए, और 3:15 पर लेंगे बीटीएसटी एसटीबीटी कॉल्स। चलिए अब ट्रेड्स पिक करना शुरू करते हैं, और देखिए इस क्लोजिंग को थोड़ा संभल के ट्रेड कीजिएगा, और जितना कम ट्रेड करें अच्छा है। ओपिनियंस आएंगे आपके पास ठीक करके, बट इट्स अ डिफिकल्ट वन। मानस, क्या राय है, क्या चीज कर रहे हैं आप? देखिए एक सेल रिकमेंडेशन है इंडिगो पे, सेल रिकमेंडेशन है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो स्टॉक में रिकवरी देखने को मिली थी, लेकिन ये 10 and 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहा है। तो इंडिगो के फ्यूचर में बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। 4850 के आसपास के प्राइस चल रहे हैं। 4906 4906 के स्टॉप लॉस से सेल करेंगे। 4750 4750 तक के टारगेट्स पॉसिबल है इंडिगो के फ्यूचर में। चाहे तो 4850 का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। 52 रुपीज के आसपास ये ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 29 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाना है 4850 के पुट ऑप्शन में। 29 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 100 रुपए के टारगेट सेट करेंगे। इंटरग्लोब एविएशन माइनस डे की यहाँ पर बिकवाली की राय है। क्रूड में तेजी और उसका इम्पैक्ट इंटरग्लोब एविएशन में नजर आएगा आपको। अब चलते गाबा सर की तरफ। गाबा सर बताइए, गुड आफ्टरनून, क्या पिक कर रहे हैं आप? Congratulations for 85.7%. Simple. In market hour, sir. No, I mean it's like a walkover. I mean what a feeling it is. बहुत अच्छी फीलिंग है। एक बात पूछना भूल गए हम अनुज से, इनको नींद ज्यादा आ रही थी कि ठंड ज्यादा हो रही थी, या दोनों? नेक्स्ट टाइम पूछ लीजिएगा प्लीज। नहीं, वैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू इनफैक्ट गाबा सर, इनफैक्ट ऑल द पैनल। आपका कंट्रीब्यूशन सबसे ऊपर है, आप सभी का कंट्रीब्यूशन। हाँ, अनु सर से जब आएंगे वापस तो पूछेंगे सर। एंड बिहाइंड द कैमरा बहुत लोग हैं, बहुत मेहनत है वो जो मैं देखता हूँ, बहुत मेहनत करते हैं बिहाइंड द कैमरा। थैंक यू फॉर दैट। बिहाइंड द कैमरा तो विलेज है सर, पूरा बड़ा गांव जो काम करता है।
बिल्कुल। जी सर, आपकी स्टॉक कॉल। जो मैंने चुना है इसका वो है भारती एयरटेल और शॉर्ट। इसमें वीकनेस है, वॉल्यूम्स भी आज ज्यादा है, थक गया है ऊपर जाके, अब नीचे आना चाहिए। ट्रेड करें 92,000 के आसपास, 1999 भारती एयरटेल। मेरे ख्याल से स्टॉप लगाना चाहिए भारती एयरटेल में करीब 2010 का, सिर्फ 10 रुपए का। डाउनसाइड ओपन है अप टू 1970 भारती एयरटेल। कि भारती एयरटेल सेल 1998 पर सौमिल, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा ट्रेड होगा बायोकॉन पर। बायोकॉन में एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ टूटी है। लास्ट 2 हफ्ते में थोड़ा सा जो कंसोलिडेशन हुआ था वो 200 डेली मूविंग एवरेज के आसपास हुआ था। इनफैक्ट 20 और 40 डेली मूविंग एवरेज भी बहुत आसपास ही है। वहीं पे ही सपोर्ट लेके आज बहुत ही अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। फार्मा स्टॉक्स ऑलरेडी बहुत अच्छे लग रहे हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे 374 पर और ऊपर में टारगेट होगा 415। बायोकॉन यहाँ पर पहली बाय कॉल आती हुई आज, मतलब इनफैक्ट आफ्टरनून सेशन की। शिल्पा जी गुड आफ्टरनून, बताइए आप किस साइड है? जी लॉन्ग साइड में डिवीज लैब में बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। 6350 के अराउंड ट्रेड कर रहा है फ्यूचर्स में। आप इसमें लॉन्ग जा सकते हैं। 60 to 80 के स्टॉप लॉस है फॉर लेवल्स ऑफ 6430 से लेकर 6450। दिवीज लैब 6342 पे आपका एक लॉन्ग कॉल है यहाँ पे दिवीज लैब में। चलिए, तो यहाँ पे कॉल सारी की सारी पूरी हो गई। अब एक काम करते चलते हैं। अच्छा, अमित जी बाकी हैं अभी, है ना? अमित जी बाकी हैं। हाँ, अमित जी बाकी हैं अभी। अमित जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून श्रेया जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। वीरेंद्र जी, क्लियरली एचयूएल के चार्ट में एक ब्रेकडाउन नजर आ रहा है। एचयूएल कंटिन्यूअसली 200 एम और इनफैक्ट सारे की मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा था। 3-4 दिनों का यहाँ एक नैरो रेंज का कंसोलिडेशन था और वो डाउन साइड पे ब्रेक हो गया है। ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पे चार्ट का वीक है, तो एचयूएल को शॉर्ट करना है। फ्यूचर्स में इसका प्राइस है 2285। स्टॉप लॉस हमारा यहाँ रहेगा 2320 का और टारगेट्स रहेंगे 2210 रुपए के। एक्चुअल शॉर्ट करना है यहाँ पर। ये हो गए अमित जी के पिक। अच्छा, 2 बाई साइड की ट्रेड आई है और 3 शॉर्ट साइड की ट्रेड। एक रिकैप फटाफट से, टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं। अब मानस जी ने इंडिगो चुना, इंटरग्लोब एविएशन। यहाँ पे बिकवाली की राय उनकी तरफ से। क्रूड में जिस तरह से तेजी है उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो नीचे का जो टारगेट है वो 4750 का है, 4906 का स्टॉप लॉस लगाना है। ये तो फ्यूचर्स की बात हो गई। इनफैक्ट उन्होंने कुछ ऑप्शन ट्रेड भी दिए थे, वो भी रख देते हैं स्क्रीन पर इंटरग्लोब एविएशन के। तो आपको 4850 का पुट लेना है, उसका टारगेट है 100 और स्टॉप लॉस लगाना है आपको 29 रुपए का। गाबा सर ने भारती एयरटेल चुना अगेन बिकवाली के लिए और यहाँ पे कमजोरी देखने को मिल रही है चार्ट्स पे। नीचे के जो टारगेट है वो 1970 के हैं, 2010 का स्टॉप लॉस लगाना है। सोमिल जी बाय साइड है और इनफैक्ट वो कह रहे हैं कि बायोकॉन उन्होंने पिछले कुछ सत्रों से सुझाया था, आज भी खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। तो 415 का टारगेट देख रहे हैं वो, 374 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। शिल्पा जी भी फार्मा स्पेस से ही मौके तलाश रही हैं, तो डिविस लैब उनकी तरफ से आ रहा है। अच्छा लग रहा है उनको काफी चार्ट्स पर। 6430 के टारगेट, 6280 का स्टॉप लॉस लगाने की बात कही गई। और अमित जी कह रहे हैं कि एक्चुअल क्वालिटी वॉल्स से डीमर्ज हुआ, उसके बाद से दोनों में ही थोड़ी थोड़ी कमजोरी नजर आ रही है। 2210 का टारगेट है नीचे का और 2310 का स्टॉप लॉस लगाना है। मार्केट पस्त है और ऐसे में इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या हो, कहाँ मौके तलाशे जाएंगे, ये समझ लेते हैं आशीष चतुर्वेदी जी से। आशीष जी गुड आफ्टरनून और स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए सर, ये जब लगता है कि मार्केट सुधरेगा, अब तस्वीर साफ हो रही है, अब कुछ अच्छा होगा, कुछ ऐसी खबर आ ही जाती है कि भारतीय बाजार गोता लगा देते हैं, लेकिन आप हैं तो फिर डर किस बात का? बताइए इस गिरावट में क्या खरीदना चाहिए? धन्यवाद श्रेया। तो देखिए, मुझे जो लगता है कि इस समय पे जो एक बहुत ही बढ़िया थीम है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था पैनलिस्ट जो डिस्कस कर रहे थे, सीडीएमओ अपॉर्चुनिटी या फार्मा स्पेस में काफी पॉजिटिव इस समय नजर आ रहे हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें लगता है कि फार्मा एक बहुत ही बढ़िया प्ले और उसमें भी सीडीएमओ अपॉर्चुनिटी सबसे बेहतरीन है और उसको प्ले करने के लिए नवीन फ्लोरिन एक बहुत बढ़िया स्टॉक साबित हो सकता है, क्योंकि इनका जो सीडीएमओ का बिजनेस है वो आने वाले 3 से 4 सालों में डबल होता हुआ नजर आ रहा है और जिसके चलते हमें लगता है कि एक हाई ग्रोथ सेगमेंट सीडीएमओ का नवीन फ्लोरिन के लिए बनता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ एक बहुत बड़ी थीम इंडिया के अंदर में इमर्ज होकर आ रही है और वो है डेटा सेंटर्स की थीम। और डेटा सेंटर्स में आपको कूलिंग गैसेस लगेंगे और वहां पर पे भी नवीन फ्लोरिन, क्योंकि गैसेस सेगमेंट में, रेफ्रिजरेंट गैसेस सेगमेंट के अंदर में प्रेजेंट है और HFC 32 करके जो एक गैस
के ऊपर इन्होंने काफी बड़ा एक एक्सपेंशन किया और ये इस समय इनके जो प्राइसेस है इस गैस के वो काफी स्टेबल है। तो अगर से ये प्राइसेस करंट लेवल पे मेंटेन रहते तो एक अपसाइड रिस्क यहाँ पे बन रही है अर्निंग्स अपग्रेड के अंदर में। तो ये दो जो इंजिन्स है वो नवीन फ्लोरिन के लिए काफी बेहतरीन नजर आ रहे हैं और उसके चलते हमें लगता है कि आने वाले 3-4 क्वार्टर अच्छे नंबर्स देखने को नजर आएंगे। ऑन फाइनेंशियल ईयर 28 के बेसिस पे अगर से हम नंबर को देखें तो ये 35-36 टाइम पी मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है और जिस तरह से सेक्टर के अंदर में रीरेटिंग होगी हमें लगता है यहाँ पर पे एक अपसाइड बनेगी जो स्टॉक को मोटा मोटी 7,400 तक की पोटेंशियल अपसाइड तक लेकर जा सकता है। टेक्निकली आप देखें तो स्टॉक ने बहुत ही बढ़िया बेस 6,000 के लेवल पे बनाया तो रिस्क रिवॉर्ड काफी अट्रैक्टिव नवीन फ्लोरिन के अंदर में नजर आ रही है। ओके, नवीन फ्लोरिन केमिकल स्पेस में आपका ये कन्विक्शन है इस वक्त और कॉल्स पूरी हो गई, टेक्निकल कॉल्स, डेरिवेटिव कॉल्स और एक बार निफ्टी लेके आइए। अभी हमने गिन के इस 15 मिनट के डिस्कशन में देखा निफ्टी फिर 50 पॉइंट ऊपर हो गया। तो याद रखिएगा यहाँ पे इस जोन में प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम इंडेक्स, हाईली वोलेटाइल, अनडिसाइसिव, वोलेटाइल, सब कुछ है यहाँ पर। किसी डायरेक्शन में कमिटेड मत रहिएगा इस प्राइस पर। खैर मैं आता हूँ, ये सारे ट्रेड्स पूरे हो गए, थोड़ी सी स्कैनिंग और करते हैं जिन स्टॉक्स के लिए एनवायरनमेंट काफ़ी ख़राब बन रहा है। मैंने सुबह बात की थी इंडिगो पर और उस वक्त बात हुई थी मेरे ख्याल से सुबह सुबह रचना जी से, इस पर शॉर्ट कॉल थी। मानस ये शॉर्ट कॉल थी मान लीजिए एट 4842। अब आपको क्या लग रहा है, आई मीन अगर ये 48, 50, 60 के नीचे और, अच्छा ये मानस जी ने फिर दी क्या, अभी दिए क्या? जी। ओहो, अरे मानस जी देखिए रचना जी ने दी और मैंने पूछ भी आप ही से लिया, माफ़ी चाहूँगा। बट क्या आई मीन ये प्रोजेक्शन क्या है इसका? आई मीन लग रहा है क्या ये 45, 40 के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है? देखिए बहुत क्लियरली ट्रेंड नेगेटिव है। बाउंस बैक में भी 20 डे कंटिन्यू मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक सस्टेन नहीं हो पा रहा है। वीकली चार्ट पे अगर आप जाएंगे तो 20 वीक मूविंग एवरेज 50 वीक मूविंग एवरेज को ऊपर से कट कर रहा है जो कि मीडियम टर्म के लिए भी पॉजिटिव नहीं है। तो मीडियम टर्म के जो संकेत है वो भी निगेटिव लगते हैं। मेरा समझना है कि अगर हम पोजिशनली बात करें जो रीसेंट रो था 45 का, स्टॉक उसको टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है और ध्यान रखिए कि अगर 45 के नीचे गया तो शायद नेक्स्ट टारगेट 4325 का भी हो सकता है। तो यहाँ पर खरीदारी ना करें, खरीदारी तब तक ना करें जब तक ये 5200 के ऊपर ना निकले जो कि 200 डे मूविंग एवरेज भी है और 20 वीक मूविंग एवरेज भी है। ओके, इंटरग्लोब एविएशन पे फिलहाल ये व्यू हो गया काफी पेन में। अच्छा आशीष सर, वो नींबू मिर्ची लेकर आए हैं क्या आप? नींबू मिर्ची? हाँ, वो नजर लग जाती है भारतीय बाजार को कि कुछ ना कुछ ऐसा ग्लोबली हो जाता है जिसका सीधा इम्पैक्ट बाजार में देखने को मिलता है। अब क्या हो रहा है, युद्ध की आहट, बाजार में घबराहट, ये क्या चीज है? अच्छा ऐसा लिखा है, हाँ। अच्छी लाइंस है, पता है, लेकिन ये घबराहट सिर्फ हमारे यहाँ है। उठाइए यूएस फ्यूचर्स स्क्रीन पे लेकर आइएगा। 1/4 1/3 फीसदी उछाल के साथ यूएस के फ्यूचर्स कामकाज कर रहे हैं। यूरोप सबड्यूड सा है पर उसमें उनके स्टॉक स्पेसिफिक है। कुछ रिजल्ट्स, रेनॉल्ट के रिजल्ट्स आए, एयरबस के डिलीवरी के आंकड़े आए, वो यूरोप इसलिए दबाव में। और एशिया में जो मार्केट्स कामकाज कर रहे थे, निक्केई, हैंगसेंग, सब मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो ये सिर्फ इंडिया सेंट्रिक ज्यादा इशू है। 2 रीजंस ये ग्लोबल डेवलपमेंट्स हमारे लिए कंसर्निंग क्यों? एक तो भारतीय बाजार वैसे ही वीक विकेट पे हैं, हम रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस के दौर से गुजर रहे हैं। ग्लोबल वॉलेटिलिटी जो आ रही है, स्थिरता जो आ रही है, सबसे ज्यादा भारी हम पे पड़ रही है। और दूसरा, उस ग्लोबल वॉलेटिलिटी के बीच में हुआ क्या है, कच्चा तेल इंच अप कर गया और वो कच्चे तेल की सेंसिटिवनेस भारतीय इकोनॉमी, भारतीय बाजारों के लिए हम सब जानते ही हैं। इंडिया वन ऑफ द बिगेस्ट कंज्यूमर है कच्चे तेल का और 85 से 90% रिक्वायरमेंट हम इंपोर्ट करते हैं। तो हमारे लिए दोहरा सरदर्द हो गया है। क्रूड क्या हुआ, कल जब स्टॉक मार्केट्स क्लोज होते 3:30 बजे $67 पे था, आज $71 के ऊपर कच्चा तेल कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है आपको। और डेवलपमेंट दरअसल कल शाम के हैं सारे, ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले। कल शाम को यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस साहब ने एक स्टेटमेंट रखा, क्योंकि उससे पहले तक सिर्फ ईरान के ऑफिशियल स्टेटमेंट आए थे। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के स्टेटमेंट आया था कि उनकी और यूएस की जो बैठक हुई थी जेनेवा स्विट्जरलैंड में, उसमें कुछ मुद्दों पे हमारी सहमति बनी, हाँ कुछ कोर मुद्दों पे सहमति नहीं बनी। तब ऐसा लगा कि चलो बातचीत प्रोग्रेस हुई होगी। पर जेडी वैंस साहब के जो स्टेटमेंट्स आए वो चौंकाने वाले थे कि ईरान ने यूएस की रेड लाइंस को एड्रेस नहीं करा, यूएस की कोर डिमांड्स को एड्रेस नहीं करा न्यूक्लियर टॉक्स में। प्रेसिडेंट ट्रंप के पास राइट है, अगर डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के थ्रू ये ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं रोक पाए तो मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल किया जाएगा।
ये यूएस के वाइस प्रेसिडेंट ऐसा कह रहे थे। उसके कुछ ही देर बाद, यानी भारतीय समय अनुसार देर रात कह लीजिए, ट्रंप साहब ने ट्रुथ सोशल पर ट्वीट करा, जिसे कहते हैं ट्रुथ किया, ये कहते हुए कि यूके के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर साहब गलत कर रहे हैं, मैं उनको लगातार बता रहा हूं, मिस्टेक है। ये 100 साल की लीज पे डिएजो गार्सिया का जो आइलैंड, ये इंडियन ओशन में एक आइलैंड है जो यूके की कंट्रोल में है, वो गलत कर रहे हैं, उसको लीज में देने की तैयारी जो कर रहे हैं। अगर ईरान से सहमति नहीं बनी, ईरान डील के लिए एग्री नहीं करा, तो हमें इंपॉर्टेंट होगा डिएजो गार्सिया का आइलैंड इस्तेमाल करना अपने मिलिट्री फोर्सेस के लिए। यानी कि वो भी उसी तरह धमकी दे रहे थे। ये तरह के स्टेटमेंट्स आने के बाद क्रूड में अच्छा सा स्पाइक आता हुआ नजर आया, और आज दिन की कुछ रिपोर्ट सजेस्ट इस तरह से कर रही हैं कि इस वीकेंड तक शायद यूएस फैसला लेता हुआ नजर आए, फाइनल डिसीजन लेता हुआ नजर आए। खैर, उस पे सिर्फ हम ही पैनिक कर रहे हैं, इसलिए मैंने अपफ्रंट दिखाया था कि ग्लोब ऐसे कोई पैनिक में नहीं है, पर हाँ, रिपोर्ट्स को सजेस्ट कर रही हैं कि शायद इस वीकेंड तक अर्ली कॉल लिया जा सकता है। यूएस मिलिट्री का बिल्डअप बहुत है उस साइड, मिडिल ईस्ट में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ट्रंप साहब फाइनल फैसला लेंगे, लेकिन ये बड़ी इस पे ज्यादा तवज्जो ना देते हुए, लेकिन ग्लोबल कंसर्न्स हैं। ग्लोबल कंसर्न्स इस समय जो ऑब्वियस दिख रहा है वो क्रूड इंच अप कर रहा है, और हमारे 2-3 दिन की फौरी तेजी पर एक ब्रेक लग गया। वो नींबू मिर्ची, सॉरी, हम लोग जेब में कैरी नहीं कर रहे हैं, और ये बहाना बन गया हमारे मार्केट्स में वापस प्रॉफिट टेकिंग का। मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा आपको नीचे। क्या चीज? हाँ, आसपास मिल जाएगा जरा। कल से हर ग्राफिक प्लेट पे लटका देंगे। लटका देंगे। अगर उससे ही कुछ फायदा होना है तो वो भी कर लिया जाएगा। मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी, मैं हरी टाई पहन के आया था, लेकिन मेरी ये श्रेया ने काम खराब कर रखा है। भारी पड़ गई। हाँ, ये श्रेया ने काम खराब कर रखा है, पूरा खराब। ललिता को बोलिएगा आप। हाँ, ललिता को बोलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष, आपने जो फरमाइश करी यहाँ पे ट्रंप साहब के मूड की और इस आई थिंक स्टोरी की जो क्रूड को ड्राइव कर रही है। याद रखिएगा, क्रूड इस वक्त क्रूड एक फैक्टर है जो कि इस वक्त बॉइलिंग क्रूड हमारे लिए दो धारी तलवार है। आप ऑल इंडिया ओएनजीसी को देख के बहुत खुश होंगे, लेकिन लुक एट पीएसयू बैंक्स, उनके कोलैप्स होने का, रेट सेंसिटिव्स उनके कोलैप्स होने का, आप देखिए इंडिगो को, पिडिलाइट को, एशियन पेंट्स को, पूरा कोलैप्स होने के अगर आप देखिए पीछे कारण है, दैट्स क्रूड 7144। बट सोमिल, लुक एट ओएनजीसी ऑल इंडिया क्रूड को देखते हुए, देखिए एक होता है प्राइस एनालिसिस, एक होता है टाइम फैक्टर एनालिसिस। क्या क्रूड इस ट्रेजेक्ट्री में आपको सस्टेन होता हुआ नजर आ रहा है क्या? और उसके चलते अब ये क्योंकि ऑल इंडिया और ओएनजीसी ये भी क्या कर रहे हैं, ये मल्टी ईयर हाई क्रॉस कर रहे हैं, तो दोनों पे टेक क्या है आपका? हम ओएनजीसी से पहले चालू करते हैं। ओएनजीसी में एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ है। अगर आप चार्ट्स देखें ऑन द वीकली मंथली चार्ट्स पर, प्रीवियसली जो एक रेजिस्टेंस था 258 का, जो 6 महीने से ऑलरेडी था, वो ऊपर की तरफ टूटा है, और उस पूरे रेजिस्टेंस को 20-40 डेली मूविंग एवरेज को 200 डेली मूविंग एवरेज को रीटेस्ट किया उसके बाद, और फिर से एक ऊपर का मूव आया है। मुझे लगता है कि ओएनजीसी का एक नया मूव ऊपर की तरफ शुरू हुआ है। मेरा एक वन ऑफ माय पिक्स आज के दिन के लिए ओएनजीसी भी था, फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड 290-300। मुझे लगता है कि ये मीडियम टर्म, शॉर्ट टू मीडियम टर्म में आ सकता है। इनफैक्ट ये ऊपर में 310-320 तक भी जा सकता है। तो आई एम वेरी पॉजिटिव ऑन ओएनजीसी। अगर हम क्रूड की बात करें, लेट मी क्रूड फ्यूचर्स की अगर हम बात करें, तो एक बड़ा सा एंडिंग डायगोनल पैटर्न बना है। अगर मैं बता सकता तो मैं ये डेफिनेटली बताता। अगर ये ऊपर में इसका ब्रेकआउट लेवल्स इन रुपी टर्म्स एमसीएक्स में 6161, अगर ये ऊपर में टूटता है तो नेक्स्ट लेवल ऊपर में 6980 होगा। ये एक शॉर्ट टर्म के लेवल्स है। ये बड़ा सा जो एंडिंग डायगोनल पैटर्न है, उसका टारगेट्स ऊपर में 7800 के आसपास जाता है। तो दिस इज अ वरी फॉर अस डेफिनेटली, लेकिन यस, पॉजिटिव ऑन क्रूड, पॉजिटिव ऑन ओएनजीसी बोथ। ओके, पॉजिटिव ऑन क्रूड एंड ओएनजीसी बोथ। लेकिन आशीष चतुर्मोता जी, अभी आशीष जी जो पूरी पिक्चर समझा रहे थे ग्लोबल टेंशन की, और उन्होंने बोला कि सिर्फ भारतीय बाजार पर ही इसका नेगेटिव असर पड़ा है, तो क्या हम इतने कमजोर है कि एक नेगेटिव खबर एकदम से शैटर कर देती है मार्केट को? हम ही क्यों? नहीं, बिल्कुल। तो देखिए, हमारे जी, तो देखिए हमारे साथ जो कुछ जो फैक्टर सबसे बड़ा अभी इस समय प्ले आउट हो रहा है, वो है एफआईआईज की जो सेलिंग है। अभी देखिए आईटी के अंदर में उन्होंने लास्ट करीब 15-20 दिनों में 11,000 करोड़ की पोजीशंस
बेची है, तो ये बड़ी सेलिंग वहां पर हमें देखने को मिली। और क्योंकि इस समय पे जब ग्लोबल अनसर्टेनिटी का एक माहौल बना हुआ है, तो थोड़ा सा प्रेशर हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ जो ग्लोबल आउटफ्लो हो रहा है उसका भी एक इम्पैक्ट हमें देखने को नजर आ रहा है। बट मैं एक चीज जो कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ शेयर, वो ये है कि जो अर्निंग्स के जो नंबर आए वो कुछ जगह पे बहुत ही इंकरेजिंग आए। इनफैक्ट इस क्वार्टर में अगर से आप देखें तो निफ्टी 500 का जो स्पेस है BSE 500 का, वहां पर पे टॉप लाइन ग्रोथ 11% की आई है, जो कि हम सिंगल डिजिट में पिछले कई क्वार्टर्स में देख रहे थे। तो एक टॉप लाइन ग्रोथ बहुत अच्छी आई है, दूसरी स्मॉल कैप के जो EPS ग्रोथ आई है वो भी बहुत ही स्ट्रांग हमें देखने को नजर आई है, ऑलमोस्ट डबल डिजिट के अंदर में देखने को नजर आई है। तो वहां पर पे टॉप लाइन से बेटर प्रॉफिट ग्रोथ देखने को नजर आई, और ये भी बहुत समय बाद हुआ है। तो हमारा मानना ये है कि सेलेक्टिवली अब इंडिया के अंदर में हमारे मार्केट में बाइंग अपॉर्चुनिटीज इमर्ज होना शुरू हो रही है। तो देखिए ब्रॉडर मार्केट डेफिनेटली थोड़ा सा वीक है, बट अगर से सेलेक्टिव रहते हैं, सेक्टर स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज देखते हैं, तो वहां पर पे हमें लगता है बाय ऑन डिप्स बिल्कुल करना चाहिए। जैसे कि अभी PSU बैंक में गिरावट हुई है आज मान लीजिए, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मीडियम टू लॉन्ग टर्म PSU बैंक्स में बहुत अच्छी क्रेडिट ग्रोथ का एनवायरनमेंट बन रहा है। स्पेशलिटी केमिकल या CDMO अपॉर्चुनिटी में हमने नवीन फ्लोरिंग की बात करी। ऑटो सेक्टर के अंदर में बहुत ही बढ़िया एक ट्रांजिशन देखने को मिल रहा है, खासतौर पर ऑटो एंसिलरीज के अंदर में, जो कि ना सिर्फ ऑटो के अंदर में प्ले कर रहे हैं, बट साथ ही साथ कुछ कंपनीज जो है एरोस्पेस के साइड पर भी काम करने की शुरुआत कर रही है, और आने वाले समय में वो एक बड़ा कंट्रीब्यूशन इन कंपनीज के लिए बन सकता है। तो संवर्धन मदरसन या जमुना ऑटो जैसी कंपनीज या संसेरा इंजीनियरिंग जैसी कंपनीज काफी इंटरेस्टिंग इस समय पर नजर आ रही है। काफी सारे स्टॉक्स बता दिए आशीष जी आपने, शुक्रिया। और मतलब ये जो पेन है थोड़ा शॉर्ट टर्म है, लॉन्गर पर्सपेक्टिव से देखें तो अभी भी कई सारे मौके हैं स्टॉक स्पेसिफिक बाजार में। चलिए तो मौके तलाशते हैं, और वक्त हो गया है टॉप कैश कॉल का। तो गाबा सर से, सोमिल जी से और अमित जी से लेंगे हम कैश कॉल। गाबा सर बताइए, कैश में क्या खरीद रहे हैं या बेच भी रहे हैं क्या कैश में? नहीं, आइनॉक्स ग्रीन ठीक नजर आता है मुझे श्रेया, और आइनॉक्स ग्रीन ट्रेड करा 184 के आसपास, स्टॉप लगाएंगे 180 का, करीब 4 रुपए का स्टॉप है। टारगेट होगा 195, ज्यादा एग्रेसिव टारगेट नहीं है, रीजनेबल टारगेट है 195। ओके, ये प्रकाश सर की कॉल रही आइनॉक्स ग्रीन। सोमिल आपका ट्रेड क्या रहेगा कैश में? मेरा ट्रेड रहेगा महाराष्ट्र सीमलेस। ये एक रिवर्सल ट्रेड है, तो स्टॉप लॉस बिल्कुल स्ट्रिक्ट लगाएं। और हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन अभी डेली चार्ट्स पर बनना शुरू हुआ है। 20 डेली मूविंग एवरेज पे आज एक थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम दिख रहा है, मुझे लगता है ये कंटिन्यू रहेगा। स्टॉप लॉस रहेगा 520 पर, स्ट्रिक्ट लगाएं इसे, और टारगेट ऊपर में होगा 560। ओके, महाराष्ट्र सीमलेस ये कैश में पिक हो गई है सोमिल जी की। अमित जी आप क्या ढूंढ रहे हैं कैश में? जी श्रेया जी, क्राफ्टमैन ऑटोमेशन के साथ जाएंगे। यहाँ पे स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, स्टॉक अपने पुलबैक के बाद मूविंग एवरेजेस से ऊपर बाहर आ रहा है, तो जगह भी अच्छी है। 8054 का प्राइस है इसका, लगभग कैश में। स्टॉप लॉस हम यहाँ पे रखेंगे 7900 रुपीज का, और टारगेट्स रहेंगे 8400 रुपीज के। ओके, क्राफ्ट्समैन ऑटो आपका यहाँ पे बाय कॉल है 8064 पे, ट्रेड करता हुआ। वोलेटाइल मार्केट, निफ्टी बैंक 6997 के नीचे ट्रेड कर रहा है। दैट मीन्स वो जो पॉइंट था, मतलब 61,000 का, तो उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। बाकी इंडिगो पे बात हुई थी कुछ देर पहले, और OMCs का रिट्रेस होना लाजमी है। PPCL रिट्रेस हुआ है आपकी स्क्रीन पे आएगा। आज आपने सुर्खियों में देखा था रियल एस्टेट में एक बड़ा कोलैप्स है, और ये भी क्योंकि एक रेट सेंसिटिव्स की श्रेणी है। आपकी राय एक बार जरा प्लीज़ लेके आइएगा स्क्रीन पे। 624 पे DLF, आप गोदरेज प्रॉपर्टीज़ को रखिएगा। सारे के सारे स्टॉक्स कोलैप्स होते हुए, मानस DLF, इसमें आपको इस राउंडिंग टॉप माफ़ कीजिएगा, क्योंकि जिसकी एग्जिस्टेंस मेरे ख्याल से परसिस्ट करती है अप्रैल 25 से, उसके इस बार फाइनली वायलेशन के चांसेस लग रहे हैं। क्योंकि दिक्कत मेरे को ये लग रही है, क्योंकि आप अब 600 के आसपास बहुत ज़्यादा वक्त बिता रहे हैं, है ना? क्या लग रहा है आपको DLF को देखकर? देखिए, इस बार चांसेस है कि स्टॉक अपने जो सपोर्ट है 620 के आसपास, उसको ब्रेक करके 590 को फिर से विजिट करे। तो ट्रेंड नेगेटिव है, कभी भी कोई उछाल मिले तो लॉन्ग पोजीशन से निकलना है। एक ट्रेडिंग कॉल लेना हो तो 620 के नीचे लेंगे। अगर 620 के लेवल ब्रेक होते हैं तो फिर शॉर्ट करेंगे 635 के स्टॉप लॉस से 590 के लिए टारगेट के लिए। लेकिन इसी स्पेस से ओबराय रियल्टी में देखिए, जहां पर ऑलरेडी एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है। ये डिस्क्लोजर है कि इसको हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया हुआ है। स्टॉक ने एक फ्रेश ब्रेकडाउन दिया है
उम्मीद कर सकते हैं कि 1460 तक की गिरावट ओबराय रियल्टी दिखा सकता है। तो यहाँ पर करंट लेवल्स पे भी एक शॉट लिया जा सकता है। स्टॉप लॉस आपको 1530 के ऊपर लगाना है। ओके, ओबराय रियल्टी, डीएलएफ रियल्टी स्पेस में पेन तो है, लेकिन एक और स्टॉक में पेन, इटर्नल लेकर आई एक बार स्क्रीन पर। इटर्नल पिछले कुछ सत्रों से लगातार इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। इनफैक्ट पॉजिटिव खबर भी इसमें जोश नहीं भर पा रही। ओपन एआई के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की भी ऐलान हुई थी। इनफैक्ट उसने भी कोई खास इसका सेंटिमेंट बूस्ट नहीं किया, लेकिन समझने की कोशिश करते हैं कि इटर्नल में हो क्या रहा है जो इस तरीके से गिर रहा है स्टॉक। और ये समझाने के लिए नुपुर हमारे साथ मौजूद है। नुपुर, गुड आफ्टरनून। इटर्नल में इतनी गिरावट क्यों आ रही है? बिल्कुल, गुड आफ्टरनून। जैसे कि आपने कहा कि पॉजिटिव खबर भी इस पे इम्पैक्ट नहीं ला पा रही, और लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले 5 दिनों में स्टॉक में एक अच्छा खासा जो है कमज़ोरी का माहौल ही देखने को मिला है। करीबन 8% से ज़्यादा की कमज़ोरी आपको पिछले 5 दिनों में नज़र आएगी। 25% स्टॉक ऑलरेडी ऊपर से जो है वो फिसल चुका है। अब यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले भी एक छोटी सी ब्लॉक डील यहाँ पर हुई है, जहाँ पे पैनिक सेलिंग के तौर पर डीलर से मैंने काफ़ी लोगों से बात की, तो यही समझ में आ रहा है कि डीलिंग डेस्क पर जो है वो पैनिक सेलिंग यहाँ पे नज़र आ रही है। मार्केट में कुछ ऐसा माहौल बना हुआ है, डर का माहौल बना हुआ है, और ये सामने निकल के आ रहा है कि दीपेंद्र गोयल साहब जो है अभी हो सकता है अपने दूसरे कारोबार को फंड करने के लिए अपनी जो होल्डिंग है इटर्नल में वो थोड़ी हल्की कर सकते हैं। ये एक डर एक ओवरहैंग स्टॉक पे बना हुआ है। हाल फिलहाल में उन्होंने अपने सीईओ का जो पद था वो छोड़ा था, वाइस चेयरमैन के तौर पर अभी यहाँ पर नियुक्ति हुई थी उनकी, लेकिन उन्होंने क्लियरली अपने शेयर होल्डर्स लेटर में लिखा था कि उन्हें अब जो उनके नए कारोबार है जहाँ पर रिस्क ज़्यादा है, जहाँ पर उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नज़र आती है, उस पर वो ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं, और इसको वो जो है वो इटर्नल से बाहर रखना चाहते हैं। हो सकता है इन कारोबार को फंड करने के लिए वो अपनी जो शेयर होल्डिंग है 3.83% की वो थोड़ी सी हल्की कर सकते हैं, या हल्की हो रही है। आने वाले कुछ समय में शायद ब्लॉक डील भी आपको आती हुई नज़र आ सकती है। ऐसी जो पैनिक सिचुएशन डीलर के डेस्क पर बनी हुई है उसकी वजह से लगातार स्टॉक में कमज़ोरी नज़र आ रही है। हिस्सेदारी बिक्री के डर से ही जो डीलर डेस्क है वहाँ पर लगातार जो है वो सेलिंग दिख रही है, और यही एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से यहाँ पे पिछले कुछ दिनों में गिरावट आती हुई नजर आई है। शुक्रिया नुपुर, इंटरेस्टिंग बातें आपने रखी सामने। तो अगर दीपेंद्र गोयल, एक तो उन्होंने पहले सीईओ पद से इस्तीफा दिया, उसके बाद अब हिस्सेदारी कम करने की भी बातें सामने आ रही है। आशीष जी, क्या यही एक बड़ा ट्रिगर है, नेगेटिव ट्रिगर इटर्नल के लिए, जो एक तरफा गिर रहा है? ये दीपेंद्र गोयल का पहला सीईओ पद से इस्तीफा, फिर अब हिस्सेदारी कम करने की बात, आपका क्या मानना है? नहीं, डेफिनेटली ये दोनों जो कंसर्न है वो मार्केट को इस समय परेशान करे हुए हैं, क्योंकि एक अगर से लीडरशिप में कोई चेंज आता है, और वो भी जिस लीडर के अंदर में हमने देखा है कि सबसे बढ़िया ग्रोथ, और आपने देखा जिस तरह से डार्क स्टोर एडिशन सबसे एग्रेसिव किसी ने किया था तो वो इटर्नल ने किया था। साथ ही साथ प्रॉफिटेबिलिटी के भी टर्म्स में आप देखें तो बहुत ही जल्द एबिटा और पैट लेवल पे कंपनी आपको पॉजिटिव होती हुई नजर आई। तो ये जब लीडरशिप चेंज होगा तो डेफिनेटली इसके अंदर में बाजार एक बार कंसर्न दिखाएगा, और अगर से कोई भी यहाँ पे स्टेक सेल होता है तो अगेन एक प्रेशर इसके अंदर बनेगा। तो हमें लगता है कि इस समय पर इटर्नल के अंदर में कोई फ्रेश पोजीशन नहीं लेनी चाहिए। जो पोजीशन आपकी पड़ी है उसमें उसको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि अपने सेगमेंट का ये मार्केट लीडर है। बट यहाँ पर फ्रेश एडिशन लेने के बजाय ऐसा मेरा मानना है कि न्यू एज सेक्टर पे ही जाना हो तो पेटीएम एक बहुत बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड इस समय पे ऑफर कर रहा है, और फोन पे का कभी जब आईपीओ आएगा तो उस समय पे हमें लगता है कि पेटीएम के अंदर में एक स्कार्सिटी प्रीमियम के चलते एक अच्छी री रेटिंग आती हुई नजर आ सकती है। तो आई वुड प्रेफर पेटीएम इन द न्यू एज बिजनेस। पेटीएम आपको इस कैटेगरी में, न्यू एज कैटेगरी में अच्छा लग रहा है इस वक्त आशीष चित्रमोता जी को। मीनवाइल रुचित जैन हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। रुचित, जिससे मैं एक प्रश्न लूंगा, लेकिन उससे पहले जरा प्लीज़ एक चार्ट लेके आइएगा मारुति का। ये भी कोलैप्स हो रहा है फाइनली, यानी धीरे धीरे हर वो बास्केट जो सुबह स्ट्रॉन्ग थी वो कोलैप्स होती हुई। सो ये क्रूड आज आपका इंडियन मार्केट्स का मूड बहुत अगर आप देखें बिगाड़ता हुआ। रुचित, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। रुचित, आज एक मतलब आप एक तरफ कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी का रीजनेबल रिट्रेसमेंट, बट एक थोड़ा भयावह रूप आज हम निफ्टी का देख रहे हैं। आपका टेक क्या है इस वक्त मार्केट्स पे, और आपका कॉल इस वक्त का? वेरी गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। वीरेंद्र जी, अगर आप लास्ट 6-7 दिनों से ही देखें तो मार्केट ने एक ब्रॉड रेंज बना ली थी 26,000 और 25,400 में, और हम देख रहे हैं कि जब भी वो लोअर एंड 25,400 के आसपास आता है तो मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव हो जाती है, और वहां से
बाउंस बैक देखने को मिलता है, और जैसे ही हम 26,000 के नजदीक अप्रोच करते हैं, वहां पे हमें सेलिंग प्रेशर देखने मिलता है। सो आज हम सुबह कहीं ना कहीं नॉट एक्जैक्टली 26,000 बट वो 25,800 के 900 के काफी करीब थे, और क्योंकि वो रेजिस्टेंस जोन था और ने ग्लोबल अनसर्टन के न्यूज फ्लोज भी थे, सो आई थिंक वो एक मेजर रीजन रहा है ये सेल ऑफ के। सो आई थिंक लार्जली हम अभी भी इंडेक्स फ्रंट पे ये ब्रॉड 500-600 पॉइंट की रेंज में ही है, और ये रेंज से जब बाहर निकलेगा तभी कोई डायरेक्शनल मूव एक्सपेक्टेड रहेगा। तब तक जब सपोर्ट के आसपास आता है तो आप बाइंग इंटरेस्ट ले, रेजिस्टेंस के आसपास पोजीशंस को लाइटन अप करें। आई थिंक यही स्ट्रेटेजी वर्कआउट हो रही है फिलहाल इंडेक्स फ्रंट पे। स्टॉक्स के कॉल में आज एक शॉर्ट साइड की कॉल है मेरी ओर से, वो इंडिगो के फ्यूचर्स में शॉर्ट करने की सलाह। एक तो ये स्टॉक एक अंडर परफॉर्मर रहा है रिसेंट टाइम्स में, जो पुलबैक मूव आया 50 डे में एग्जैक्ट इसका रेजिस्टेंस बना, और वो 50 डे में पे रेजिस्टेंस लेके आज फिर से डाउन मूव का रिजम्पशन स्टॉक कर रहा है। ऑफ कोर्स राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस भी एक फैक्टर है जो हम सेलिंग प्रेशर ये स्टॉक में देख रहे हैं। सो यहाँ पे आई थिंक इंडिगो के फ्यूचर्स में शॉर्ट पोजीशंस बनानी चाहिए 4900 के स्टॉप लॉस के साथ, और 4700 के टारगेट्स हम ये स्टॉक में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो एक रिपीटेटिव कॉल लगेगी आपको, लेकिन यस दैट्स कॉल्ड मैंडेट, है ना। इस पैनल का मैंडेट है कि आप इंडिगो में शॉर्ट जाएं। और कौन कौन सी ऐसी अगर आप देखें जो स्टोरीज थी जो कोलैप्स में, देखिए हम वाइट गुड सेगमेंट को चेस कर रहे थे, वो कोलैप्स हुआ आज। लुक एट हेवल्स आपकी स्क्रीन पे, कंप्लीट रिवर्सल। आप उसके बाद लेके आइए वोल्टास, जरा रखिएगा स्क्रीन पे प्लीज जरा। वोल्टास इट्स 1523, ये बैकफुट पे आया, बट इसमें दो बातें हैं सोचने वाली। मैं किसी डे प्रोस्पेक्टिव से बात नहीं कर रहा हूँ आशीष, मैं बात कर रहा हूँ इस पूरे समर सीजन की, आई मीन जो कि मार्च से कमेंस हो जाएगा, क्योंकि फरवरी ऑलमोस्ट 30 डिग्री हो ही चुका है दिल्ली एनसीआर में, नॉर्थ इंडिया में। सो दो चीज़ें हुई, एक राइजिंग टेम्परेचर और दूसरी बात है आपका जो मेटल प्राइसेस में रिट्रेसमेंट है। आशीष चतुर्मुथा जी, क्या एक फेवरेबल कंडीशन बन रही है वाइट गुड सेगमेंट के लिए एटलीस्ट 2 क्वार्टर्स के लिए अगले एज ऑफ नाउ? जी, तो वीरेंद्र एक चीज सबसे पहले कि अगर से आप देखें पिछले 2 क्वार्टर में बड़े डिसअपॉइंटमेंट हमें देखने को नजर आए, खास तौर पर कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में, पर्टिकुलरली एसी सेगमेंट के अंदर। और उसका रीजन था कि जो बहुत जो विंटर का जो एक्सटेंशन रहा उसके चलते कहीं ना कहीं जो सेल्स है वो पिकअप नहीं हुई। तो आप देखेंगे कि अब जब समर थोड़ा सा जल्दी आ रहा है तो डेफिनेटली उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पूरे एसी मैन्युफैक्चरर्स को देखने को नजर आएगा। तो उसमें वोल्टास, ब्लू स्टार और एम्बर जैसी कंपनीज जो है उनको एक अच्छा खासा बेनिफिट हमें देखने को नजर आएगा। दूसरी बात है कमोडिटी, तो कमोडिटीज के अंदर में जो अभी शॉर्ट टर्म में करेक्शन आया, डेफिनेटली वो भी मार्जिन फ्रंट पे इनके लिए काफी सपोर्टिव है। और एट द सेम टाइम रूरल इकोनॉमी के अंदर में भी एक अच्छा पिकअप हमें देखने को नजर आ रहा है, उसका भी एक पॉजिटिव रब ऑफ इफेक्ट आपको देखने को नजर आएगा कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट में। एंड ऑल इन ऑल जिस तरह से जीएसटी और इनकम टैक्स का भी रिलीफ आया है वो भी इस पूरे सेगमेंट को काफी पॉजिटिवली इंपैक्ट करेगा। तो हमें वोल्टास, ब्लू स्टार और एम्बर ये तीनों ही स्टॉक इस पूरे स्पेस में काफी इंटरेस्टिंग इस समय पर नजर आते हैं। वोल्टास, ब्लू स्टार और एम्बर 3 स्टॉक्स का जिक्र हुआ इस स्पेसेस से, और आपको इन तीनों को रखना है रिडार पर। चलिए अब वक्त हो रहा है धमाकेदार ऑप्शंस का, वो भी ले लेते हैं। शिल्पा जी से लेंगे हम, मानस जी और सोमिल मेहता जी हमारे साथ हैं ऑप्शंस देने के लिए। बताइए शिल्पा जी, धमाकेदार ऑप्शंस के लिए क्या पिक कर रही हैं आप? जी बिल्कुल श्रेया, यहाँ पे नेक्स्ट सीरीज में इंडियन होटल की 670 फुट पे आपको ध्यान देना है, जो 15 रुपए में ट्रेड कर रहा है। आप इसमें स्टॉप लॉस 8 रुपए का मेंटेन कीजिए। पहला टारगेट टुवर्ड्स 22 रहेगा। अगर इसमें और सेल ऑफ देखते हैं तो ये 26 तक भी आपको जाते हुए दिख सकता है। जैम, तो ये हो गया ट्रेड जनाब पहला 675 का। और इंडियन होटल्स कौन से पुट बोली आपने यहाँ पर? 670 की पुट प्लीज लेके आइएगा प्लीज स्क्रीन पे। 14 रुपये 60 पैसे पे ट्रेड करती हुई। लुक एट ओआई एडिशन 170% है। चलिए अगला ट्रेड पिक करते हैं, और अगला ट्रेड है यहाँ पर मानस का। मानस आप क्या पिक कर रहे हैं? तो देखिए अभी थोड़ी देर पहले ओबराय रियल्टी की बात हुई थी, इसी के पुट ऑप्शन में खरीदारी करनी है। ओबराय रियल्टी का 1500 वाला पुट ऑप्शन जो 14 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, इसमें खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉस आपको 9 रुपीज का लगाना है और टारगेट 25 रुपए के सेट करने हैं। ओबराय रियल्टी पे जिक्र भी हो रहा था इसका। सोमिल जी, ऑप्शंस में आपकी पिक क्या होगी? मेरी पिक होगी परसिस्टेंट पे ऑन द अपॉलजीज डिलीवरी पर, और डिलीवरी में कॉल साइड पे होगी। कुछ समय लास्ट 3 या 4 ट्रेडिंग सेशन पहले
200 डेली मूविंग एवरेज से एक सपोर्ट लेके फिर से ऊपर की तरफ रुक किया था। लास्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा सा गिरावट आई है। 20-40 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है। मुझे लगता है दिस इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी हियर। स्टॉप लॉस रखेंगे द स्ट्राइक प्राइस इज 430 और नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी ली है मैंने 30 मार्च की और इसका स्टॉप लॉस रखेंगे 12 रुपए पर और टारगेट होगा 30 रुपीज। ओके, डिलीवरी आपकी 429 पे कॉल है। मीनवाइल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेलिंग प्रेशर। डायरेक्टर साहब जरा क्रूड रखिएगा स्क्रीन पे, एक तरफ रखिएगा निफ्टी बैंक, एक तरफ रखिएगा निफ्टी। और ये हाल है जनाब कि आप निफ्टी पर अब नाउ अगर आप कंपेयर करें वर्सेस डे हाई, ये 300 पॉइंट का रिट्रेसमेंट है, 300 पॉइंट का। और जैसे कि कुछ देर पहले हम आशीष से बात कर रहे थे, कम्प्लीटली इंडियन मार्केट्स आप कह सकते हैं, वो शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट्स कॉल्ड इन आइसोलेशन। आज हम अकेले ही अगर आप देखें इस पूरी माहौल में दिक्कत में है। तो 25,503 पे डीलों पे आके ट्रेड करते हुए डायरेक्टर साहब वो ऑप्शंस के साइज लेके आएंगे। 25,500 की पुट क्या कर रही है एक बार देखते हैं यहाँ पे। इट्स अ कंप्लीट डैमेज। निफ्टी बैंक भी आज आपका बैक फुट पे, मिड कैप स्मॉल कैप निफ्टी आईटी सब जगह प्रॉफिट टेकिंग है। आपकी ओएमसीज कोलैप्स होती हुई, आपका मिड कैप आईटी भी कोलैप्स हो रहा है। परसिस्टेंट सेकंड टॉप लूजर है इस वक्त और क्रूड रिलेटेड सारे स्टॉक्स कोलैप्स हो रहे हैं। ये देखिए 25,500 पे स्टिल क्योंकि 86 लाख का है तो एक बेनिफिट ऑफ डाउट आप ले सकते हैं, बट पेन है जनाब, पेन है। और अब वो देखिए निफ्टी बैंक ऑलरेडी अब बस जस्ट बहुत नज़दीक है 10 डेमा के, जो बाद में कह रहा था ना 60-700 तक का रिट्रेसमेंट पॉसिबल है। ऑलमोस्ट वी आर हेडिंग टूवर्ड्स 6700। लेके आइए एक बार परसिस्टेंट। परसिस्टेंट पे आपका प्रोजेक्शन क्या कहता है अमित जी? परसिस्टेंट मेरे को पर्सनली अगर आप देखें किसी बड़ी वेव के लिए ऑन द डाउन साइड प्रिपेयर्ड नजर आ रहा है। आपका टेक क्या कहता है इस वक्त अमित परसिस्टेंट मिड कैप आईटी में? जी, इनफैक्ट वीरेंद्र जी ये भी स्टॉक शॉर्ट साइड में वॉच लिस्ट में था। अगर आप देखें 200 डेमा के नीचे क्लियरली ट्रेड कर रहा है। अब जो थोड़ा सा रिबाउंड हमने कल परसों में देखा था ऑन न्यूज ऑफ एआई, 10 डेमा पे उसका रिजेक्शन हुआ और 10 डेमा भी वो क्रॉस नहीं कर पाया और वापस यहाँ पे सेलिंग शुरू हो गई। जैसे कि आपने भी 1-2 दिन पहले कहा था कि यहाँ पे इनफैक्ट ऑफ द पुल बैक देयर इज नो कंफर्ट, क्योंकि 10 डेमा क्रॉस नहीं हो रहा है। तो सेम चीज पैटर्न नजर आ रहा है। नेगेटिव साइड में हम सेल ऑफ देख रहे हैं। मुझे लगता है यहाँ पे 5100 से 5050 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। स्टॉप लॉस लगभग हम रखेंगे 5380 का। परसिस्टेंट सिस्टम काफी बिकवाली हावी होती हुई बाजार में 25,500 के नीचे फिसला अब निफ्टी और 300 अंकों से ज्यादा की गिरावट अब निफ्टी में देखने को मिल रही है। तो लाल रंग में सना है बाजार फिलहाल ये स्थिति। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और चार का चौका की शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि ट्रेड्स तो हमारे पैनल ही पिक करेंगे। सस्ता ऑप्शन लेंगे हम शिल्पा राउत जी से, एफएनओ सुपरस्टार के लिए मानस जायसवाल जी के पास जाएंगे, चार्ट का चमत्कार रुचित जैन और मिड कैप फंडा आशीष तुमोता जी। थोड़ा टफ होने वाला है, लेकिन बताइए मानस जी सस्ता ऑप्शन के लिए क्या चुन रहे हैं? माफ कीजिएगा शिल्पा जी, सस्ता ऑप्शन के लिए क्या चुन रहे हैं? जी बिल्कुल श्रेया, यहाँ पे आरईसी के पुट में नेक्स्ट सीरीज में ध्यान है। यहाँ पे 350 पुट आप 8 रुपए 30 पैसे में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 3 रुपए का मेंटेन कीजिए। टारगेट्स टूवर्ड्स 14 से लेके 18 आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, शिल्पा जी जब कार्यक्रम में आती है तो समझ लीजिए कि ऊपर से नीचे तक जितने भी ऑप्शन ट्रेड हैं वो शिल्पा जी के नाम ही होते हैं, चाहे वो सस्ता ऑप्शन हो, वो धमाकेदार ऑप्शन हो। अगला ट्रेड है एफएनओ सुपरस्टार, मानस जी के सोचने से आएगा। मानस जी क्या पिक कर रहे हैं आप? तो देखिए एचपीसीएल पे मेरा ध्यान है। एचपीसीएल में वीकनेस बनी हुई है, लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का कंफर्मेशन है, तो यहाँ पर वीकनेस बढ़ सकती है। एचपीसीएल के फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। 444 444 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करेंगे और 425 425 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं एचपीसीएल के फ्यूचर में। चाहे तो पुट ऑप्शन ले ले, 440 का पुट ऑप्शन जो 8 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, उसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 4.5 रुपए के नीचे और टारगेट सेट करने हैं 15 रुपए के। एफएनओ सुपरस्टार के लिए एचपीसीएल सुझाया गया मानस जी की तरफ से। चार्ट का चमत्कार रुचित जी क्या ढूंढ रहे हैं? चार्ट के चमत्कार में आज मैरिको में खरीदारी की सलाह रहेगी। वेल स्टॉक एक हाई टॉप हाई बॉटम स्ट्रक्चर तो बना ही रहा है। जो प्रीवियस स्विंग हाई रेजिस्टेंस 775 780 जो हर्डल था वो कल के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक ने अच्छे वॉल्यूम्स के सरपास किया। और सेकेंडली अगर आप विद इन द सेक्टर देखेंगे तो एफएमसीजी एज अ सेक्टर इतना अच्छा ये सेक्टर का परफॉर्मेंस नहीं रहा है, बट उसके बावजूद ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो ऑलरेडी एक सेक्टरल आउट परफॉर्मर है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन के साइंस है, मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग है ये स्टॉक में।
सो आई थिंक आज जो मार्केट के लिहाज से ये 1.5% की गिरावट आई, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है फिर से एंट्री लेने के लिए। सो करंट लेवल्स पे मैरिको में खरीदारी करें, 760 के नीचे स्टॉप लॉस रख के 820 के टारगेट्स पोजिशनली आ सकते हैं। मैरिको बाय है आपका, बाय डिप्स जिसे कहते हैं। और अब चलते हैं आशीष चतुर्मुदा जी के पास। आशीष जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा आज का मिड कैप फंडा? जी, तो मैं जाना चाहूंगा वीरेंद्र हॉस्पिटल सेगमेंट में, और ये स्पेस इस माहौल में भी काफी मुझे लगता है कि एक डिफेंसिव बेट के तौर पर देखा जाएगा, और वहां पर हमें ग्रोथ भी काफी प्रॉमिसिंग नजर आती है। जिस तरह से एक मेडिकल टूरिज्म का भी एक जिक्र कंटिन्यूसली बजट में भी हुआ, और जिस तरह से हमारे हॉस्पिटल्स उसके लिए वर्किंग कर रहे हैं, तो एस्टर डीएम हमारी एक प्रिफर्ड चॉइस रहेगी, क्योंकि इस कंपनी का एक मर्जर होने जा रहा है ब्लैकस्टोन बैक्ड क्वालिटी केयर करके जो हॉस्पिटल है उसके साथ। और ये जब मर्जर हो जाएगा तब जो बेड कैपेसिटी है वो ऑलमोस्ट 10,000 प्लस बेड्स इनके हो जाएंगे, और जिसके चलते ये टॉप 3 प्लेयर्स के अंदर में, हॉस्पिटल चेन्स के अंदर में आएंगे, जो कि ऑलमोस्ट 9 स्टेट्स के अंदर में प्रेजेंट रहेंगे विद 36 हॉस्पिटल्स। और इनकी सबसे एक अच्छी खासियत ये कि कोई भी जो स्पेशलिटी है, चाहे वो ऑन्कोलॉजी हो, कार्डियो हो, कोई भी सेगमेंट 15% 20% के ऊपर कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करता, तो वेरी वेल डाइवर्सिफाइड है। और हमें लगता है कि ये स्टॉक एक अच्छे करेक्शन के बाद काफी अच्छी तरह से अपने 200 डे को क्रॉस कर रहा है। तो यहाँ पर पे 600 रुपए का एक अच्छा बेस बना है। 600 रुपए के बेस को अगर से स्टॉक होल्ड करता है तो मेरा मानना है 750 रुपए तक की पोटेंशियल अपसाइड एस्टर डीएम हेल्थ केयर के अंदर देखने को नजर आ सकती है। एस्टर डीएम हेल्थ ये अच्छा लग रहा है इनफैक्ट मिड कैप फंडा में, और स्ट्रेंथ नजर आ रही है। चलिए एक फटाफट से रिकैप चार का चौका का आपके लिए लेकर आ जाते हैं। शिल्पा राउत जी की तरफ से आया सस्ता ऑप्शन, और आरईसी में पुट लेने की बात कही गई है। 350 का पुट लेना आपको, 14 से 16 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है, 3 का स्टॉप लॉस लगाना है। एफएनओ सुपरस्टार के लिए मानस जी ने एचपीसीएल के फ्यूचर्स में बिकवाली की राय रखी है। 425 का नीचे का टारगेट, 444 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है आपको। चार्ट का चमत्कार के लिए मैरिको पे पॉजिटिव है। रुचित जी कह रहे हैं कि मैरिको में खरीदारी कीजिए, और 820 के टारगेट है, 750 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। साथ ही मिड कैप फंडा के लिए अभी एस्टर डीएम चुना है आशीष चतुर्मुदा जी ने। तो ये स्टॉक्स रखे रडार पर, 750 के टारगेट हैं और 600 का लगाना है स्टॉप लॉस। अच्छा, पिछले 2 सेशन से हम देख रहे थे कि एफआईज की ओर से खरीदारी हो रही थी, लेकिन आज जिस तरीके से बिकवाली एक बड़ा क्वेश्चन मार्क। लेकिन डेटा क्या कहता है कंचन, जिस तरीके से लौटे हैं एफआईज पिछले कुछ सत्रों से, कहाँ खरीदारी कर रहे हैं वो? जी, काफी महीने से तो रूठे पड़े थे, लेकिन अब वापस से लौटते हुए बाजार में दिखाई दिए हैं। अगर टोटल इनफ्लो की बात करी जाए फरवरी महीने में 15 तारीख तक, तो करीब 30,000 करोड़ का इनफ्लो देखने को मिला है। आउटफ्लो की बात करी जाए तो करीबन 14,000 करोड़ का जो आउटफ्लो है वो देखा गया है। डेटा काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। बाजार इस टाइम पे हमें लोअर साइड में देखने को मिल रहा है, इसलिए थोड़ा अच्छी खबर के साथ शुरुआत कर लेते हैं। कैपिटल मार्केट में एक शार्प रीबाउंड हमें देखने को मिला है। जहां पे पहले बिकवाली का ट्रेंड देखा गया था, वहां पे काफी एग्रेसिवली खरीदारी की गई है। यही नहीं बल्कि फाइनेंशियल सर्विसेज में एक अच्छा खासा कमबैक हमें एफआईएस की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया है, और एक काफी ब्रॉड बेस्ड हमें इनफ्लो देखने को मिला है साइक्लिकल सेक्टर्स में, जैसे कि ऑयल एंड गैस, पावर एंड कंस्ट्रक्शन। अब अगर डेटा आपके सामने में मैप कर दूं इनफ्लोज का नंबर वाइज, तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग डेटा ये होने वाला है। कितनी अच्छी तरीके से सेक्टर वाइज जो बाइंग है वो हमें दिखाई दी है। कैपिटल गुड्स में करीबन 8,000 करोड़ की खरीदारी हुई है। वहीं अगर बात करी जाए फाइनेंशियल सर्विसेज की, तो 6,000 करोड़ की बाइंग यहां पे भी देखने को मिली है। ऑयल एंड गैस में 4,500 करोड़ की बाइंग, वहीं मेटल में करीबन 3,000 करोड़, पार में करीब 3,000 करोड़ की जो खरीदारी है वो देखी गई है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन में एक शार्प रिबाउंड आया है, जहां पे एक नेगेटिव ट्रेजेक्ट्री देखने को मिली थी हमें जनवरी के सेकेंड हाफ में, वहां पे पॉजिटिव होते हुए दिखाई दिए हैं सर्विसेज, कंज्यूमर सर्विसेज, रियलिटी और केमिकल्स। तो यहाँ पे सेक्टर में बाइंग हुई है। लेकिन मैंने आपको एक डेटा बताया था कि जो आउटफ्लो है वो है करीबन 13,500 करोड़ का। अब देखिए कि आउटफ्लो का किस तरीके का यहाँ पे जो पिक्चर है वो मैप होता हुआ दिखाई देता है। प्लीज एक बार स्क्रीन पे टेबल लेके आइए कि सेक्टर वाइज कहाँ पे हमें जो आउटफ्लो है वो देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें आईटी की, देखिए आईटी में करीब 11,000 करोड़ का जो आउटफ्लो का वो है वो देखने को मिला है। यहाँ पे इतनी बिकवाली हुई है। रेस्ट ऑफ द सेक्टर में हमें काफी माइनर उसमें देखने को मिली है बिकवाली, लेकिन सबसे बड़ा चंक जो लेके गया है वो आईटी सेक्टर लेके गया है। और यही जो पिक्चर है हमें चार्ट्स पे भी ड्रॉ होती हुई दिखाई दी है, बिकॉज जो एफआई का रुझान है इस टाइम पे आईटी सेक्टर में वो पॉजिटिव बनता हुआ दिखाई नहीं दिया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसके अलावा जो बाकी के सेक्टर्स है वहां पे सेंटिमेंट्स थोड़े से पॉजिटिव हुए हैं।
ठीक है, तो एफएमसीजी कहाँ बाइंग कर रहे हैं वो हमने समझ लिया और कहाँ इनफैक्ट बिकवाली कर रहे हैं। शुक्रिया कंचन बताने के लिए सारे डेटा। अच्छा, ईएमएस स्पेस का जिक्र नहीं था उसमें। इनफैक्ट एक बार डिक्सन रखिएगा स्क्रीन पर, ये चार्ट देख लेते हैं। 2% से ज़्यादा की गिरावट डिक्सन में आज के सेशन में देखने को मिल रही है, 2.5% टूटता हुआ। और जो खबर आई थी सुबह, इसका जो मानस जी आप चार्ट देखिएगा, इनका जो कंज्यूमर ड्यूरेबल वाला जो सेगमेंट है, मोबाइल फ़ोन वाला जो सेगमेंट है, वो ठीक ठाक नहीं कर रहा है। वहाँ पे चुनौतियाँ हैं, ये ज़ाहिर तौर पर बातें कही गई थी। और वो एक बिजनेस क्योंकि कमज़ोर है तो डिक्सन पर उसका असर देखने को मिल रहा है। 2.5% ज़्यादा की गिरावट, इनफैक्ट काफ़ी डाउनग्रेड किया गया इसको ब्रोकरेज द्वारा। लेकिन चार्ट्स पर कैसे सेंटिमेंट बन रहे हैं, क्या करना चाहिए इन गिरावट में? आप भी दूरी ही बना के रखने की सलाह देंगे या फिर खरीदारी की सलाह? तो देखिए, दूरी बना के रखेंगे जब तक 50-डे मूविंग एवरेज के ऊपर ना निकले, 12,000 के ऊपर ना निकले, यहाँ पे खरीदारी नहीं करनी चाहिए। हालांकि यहाँ पर बहुत बड़ी गिरावट की उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि जो एक डीप करेक्शन था 18,500 से लेकर 9,800 के आसपास तक, और उस करेक्शन के बाद स्टॉक ने 2 हफ्ते पहले ही 200 वीक मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था। तो बहुत बड़ी गिरावट नहीं होगी, शायद यहाँ पर करीब 500-600 रुपए की गिरावट हो। जो 3 तारीख को गैप था उसको फिल करने की कोशिश करे स्टॉक, बट खरीदारी करने के मौके तो 12,000 के ऊपर ही होंगे। डिक्सन कमजोर है चार्ट्स पर भी और फंडामेंटली भी थोड़ा कमजोर नजर आ रहा है। अच्छा, लेकिन कुछ ब्रोकरेजेस की भी बात कर लेते हैं। मॉर्गन स्टैनली और जेफरी जैसे विदेशी ब्रोकरेजेस, ये कहाँ दाव लगा रहे हैं? क्योंकि एफआईसी कहानी तो हमने समझ ली, लेकिन नूपुर से समझते हैं। नूपुर बताइए आप। गुड आफ्टरनून अगेन। मॉर्गन स्टैनली और जेफरीज कहाँ खरीदारी कर रहे हैं या फिर कुछ बेच भी रहे हैं वो भी? बिल्कुल, गुड आफ्टरनून। काफ़ी सारी खरीदारी भी हो रही है, लेकिन डिक्सन आपको सेलिंग की लिस्ट में ही नजर आएगा मॉर्गन स्टैनली की। यहाँ पे शुरुआत करते हैं Q3 का एक रीकैप इन्होंने दिया और बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है कि Q3 की जो अर्निंग्स रही है वो काफ़ी पॉजिटिव थी। एक अर्निंग्स का जो ब्रेथ है वो पॉजिटिव होते हुए नजर आया। इनफैक्ट निफ्टी की जितनी भी कंपनीज थी उसमें मार्जिन जो है वो सुधर कर आते हुए दिखे। 11 क्वार्टर के ऊपरी लेवल पे इस बार मार्जिन जो है वो आते हुए नजर आए हैं। उनका ये भी कहना है कि FY27 में जो सेंसेक्स की अर्निंग्स ग्रोथ रहेगी वो करीबन 16 से 17% रह सकती है। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट इस रिपोर्ट में था कि जो पॉलिसी सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से आते हुए नजर आ रहा है, उसकी वजह से सिक्लिकल सेक्टर्स जितने भी होते हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल, फाइनेंशियल, ये सारे सेक्टर्स, एनर्जी रिलेटेड सेक्टर्स जो होते हैं, यहाँ पर भी एक अच्छा रीबाउंड जो है वो देखने को मिल सकता है। ओवरवेट की लिस्ट के साथ शुरुआत करते हैं। मॉर्गन स्टैनली की जो ओवरवेट की लिस्ट है उसमें सेक्टर्स के तौर पर इंडस्ट्रियल, फाइनेंशियल, कंज्यूमर और एनर्जी सेक्टर के नाम आपको नजर आएंगे। स्टॉक्स में पॉलीकैब, लेंसकार्ट, हाल ही में लिस्ट हुई थी कंपनी, श्रीराम फाइनेंस, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, टाटा स्टील, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और साथ ही साथ इटर्नल। इस पर ओवरवेट का स्टांस मॉर्गन स्टैनली की तरफ से आते हुए दिखा है। हालांकि अंडरवेट की लिस्ट में डिक्सन, जिसकी चर्चा हम अभी थोड़ी देर पहले कर ही रहे थे, वो अंडरवेट की लिस्ट में है। बर्जर पेंट, SBI कार्ड, श्री सीमेंट, सेल और SRF जैसे काउंटर्स आपको नजर आएंगे। दूसरी तरफ जेफरीज की तरफ से भी जो टॉप 10 की लिस्ट है वो भी सामने आई है। उन्होंने भी Q3 पे एम्फसाइज किया। उनका कहना है कि स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स देखने को मिली है और FY27 में FY26 से बेटर अर्निंग्स आते हुए दिखेगी। Q3 का अच्छा रिबाउंड था, EPS रिबाउंड होते हुए नजर आई है और जिसके चलते उनकी जो टॉप पिक्स है उसमें अंबुजा, एयूज बैंक, एक्सिस, बजाज फाइनेंस, भारत फोर्ज, इटर्नल, गोदरेज प्रॉपर्टीज, हिंदुस्तान जिंक और वोल्टास जैसे नाम शामिल है। जी हाँ, तो ये थी जेफरीज की टॉप 10 पिक्स। बहुत बहुत शुक्रिया अनुपुर, बहुत बहुत शुक्रिया कंचन, आपका इस पूरे हाउस व्यूज़ और साथ ही साथ इंस्टीट्यूशनल मनी क्या कर रही है उसके बारे में बताने के लिए। ना हम यहाँ से थोड़ा सा जो मुद्दा है वो चेंज करते हैं और बिग मार्केट वॉइसेस आज की कड़ी की तरफ फोकस करते हैं। श्री राकेश व्यास, CIO एंड पोर्टफोलियो मैनेजर, क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के जुड़ चुके हैं। राकेश जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। और हम जूझ रहे हैं, मतलब जैसे कहते हैं ना, हमें 2500 नीचे मिला हुआ है, 26,000 ऊपर, बस ऊपर नीचे पूरा का पूरा। अगर आप देखें बजट, ट्रेड डील, आपका अर्निंग सीजन इस 500-700 पॉइंट के दायरे में हमने स्पेंड कर दिया। बट अब एक नई समस्या है मेरे ख्याल से, क्रूड जो नाउ दैट्स हेडिंग टुवर्ड्स 72 ऑलमोस्ट। कैसे देख रहे हैं आप राकेश जी बाजार की प्लेसमेंट को, और शॉर्ट टर्म के लिए इज देयर एनीथिंग जो इंडियन मार्केट्स को थोड़ा सा रिलीफ दे, या फिर ग्लोबल मार्केट की रैली से हमारी जो एक पैरिटी है उसको एस्टेब्लिश कर पाए, या अभी थोड़ा सा आपको लगता है कि इंडियन मार्केट्स अभी एक चैलेंजिंग फेज में रहेंगे? नमस्कार वीरेंद्र जी, धन्यवाद इस शो को बताने के लिए। जैसा कि आपने बताया, काफी सारी जो पॉजिटिव न्यूज है वो ऑलरेडी मार्केट डाइजेस्ट कर चुका है। बट जैसे थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि अर्निंग ट्रेजेक्टरी जो है वो धीरे धीरे बेहतर होती नजर आ रही है।
और उम्मीद है कि ये FY27 जो है वो करीब 12 से 14% टाइप का ग्रोथ दिखाएगा, जबकि लास्ट 2 साल से हम अगर देखें तो कंटिन्यूअसली अर्निंग डाउनग्रेड होती जा रही थी। तो वहाँ पर एक मुझे लगता है कि थोड़ा पॉजिटिवनेस बचा है। जहाँ तक नियर टर्म की बात है, जो क्रूड का मूवमेंट है वो थोड़ा नेगेटिव है, बट जो बाकी जैसे कमोडिटीज़ हैं उनमें जो टॉप से थोड़ा डिक्लाइन आया है, उससे बहुत सारी कंपनीज़ है जहाँ पर एक बड़ा कंसर्न था मार्जिन को लेकर कि क्या वो ये सारी जो कॉस्ट है ये पास ऑन कर पाएँगी या नहीं, स्पेशली ऑटोज़ की बात करें, कैप गुड्स की बात करें। तो वहाँ पर मुझे लगता है थोड़ा-सा कुशन मिलेगा इसमें मार्केट को और इंडस्ट्रीज़ को। तो उसके हिसाब से मार्केट अभी भी मुझे लगता है थोड़ा पॉजिटिव है। अ, थोड़ा ऊपर-नीचे चलता रहेगा, बट यहाँ से अगर अर्निंग्स के हिसाब से देखा जाए तो पॉजिटिवनेस मुझे ज़्यादा नज़र आती है। ओके, मतलब गुड आफ्टरनून राकेश जी, श्रेया बात कर रही हूँ। मतलब थोड़ा नियर टर्म में इम्पैक्ट है, लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी अभी भी इंटैक्ट है भारतीय बाजार के। लेकिन मीनवाइल 350 अंकों से ज़्यादा की गिरावट अब निफ्टी में और 25,500 के नीचे तेज लो पर 25,470 के लेवल पर कर रहा है कारोबार। तो गिरावट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है मार्केट में, ऊपरी स्तरों से 400 अंकों से ज़्यादा की गिरावट हम देख चुके हैं। लेकिन राकेश जी, श्रेया बात कर रही हूँ, जिस तरीके से ग्लोबल सिनेरियो बना, एक वही बड़ा कारण आज की गिरावट का देख रहे हैं आप? और इनफैक्ट एक चीज़ ये भी है कि यूएस ईरान में जो टेंशन है उसका असर सिर्फ भारतीय बाजार पर ही देखने को मिला है। सर, आपका टेक क्या है? श्रेया जी, बात सही है आपकी, पर देखिए जो जियोपॉलिटिक्स है उसमें जो क्रूड का मूवमेंट है, इंडिया जिस हिसाब से इंपोर्ट करता है क्रूड, उसका बड़ा इम्पैक्ट है हमारे करंट अकाउंट पर, हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स पर, और जो रेट एक्सपेक्टेशंस है ओवरऑल उसको लेकर। मेरा ऐसा मानना है कि आरबीआई ने स्पेशली अराउंड रेट पिछले साल बहुत कुछ अपफ्रंट कर दिया है, तो यहाँ से इंक्रीमेंटली रेट में मुझे बहुत ज़्यादा मूवमेंट नज़र नहीं आता है। पर अगर इस तरह से क्रूड का मूवमेंट ऊपर जारी रहा, तो बहुत सारे जो करंट अकाउंट की जैसे मैं बात कर रहा था उसमें थोड़ा चैलेंज आएगा, ओवरऑल इकोनॉमी में थोड़ा चैलेंज आएगा। हो सकता है कि कॉर्पोरेट अर्निंग जो मैं बता रहा था 12 से 14%, उसमें थोड़ा डाउनसाइड रिस्क आ सकता है। तो ये एक थोड़ा-सा बड़ा फैक्टर है जो मेरे ख्याल से गिवन द इकोनॉमी साइज़ और इम्पैक्ट ऑफ क्रूड थोड़ा हमारे लिए बड़ा ज़्यादा दिखता है। पर राकेश जी, एज आपकी पीएमएस भी हैंडल करते हैं, मैं जानना चाहूँगा बतौर फंड मैनेजर आपकी चॉइस आईटी को लेकर क्या है ना? आईटी का ये पेन एक्सटेंड कर चुका है और इवन एट दिस प्राइस, आई मीन इंस्टीट्यूशनल मनी यहाँ से एग्जिट कर रही है। सिर्फ फेब में एफआईएस का 0.1 ट्रिलियन का अगर आप देखें एग्जिट है 10,000 करोड़ रुपए का, एंड आई थिंक इंक्लूडिंग जनवरी फरवरी ऑलमोस्ट 7.75 ट्रिलियन, यानी कि 75,000 करोड़ रुपए का एग्जिट हो चुका है। और अगर आप इस डिजिट को थोड़ा सा एक्सपेंड करें, आई मीन सिंस जनवरी दिस इज ऑलमोस्ट 2.8 ट्रिलियन। आई मीन इतनी ह्यूज सप्लाई के अगेंस्ट क्या हम रिटेल को खड़ा होना चाहिए क्या इस वक्त? देखिए वीरेंद्र जी, सही सवाल पूछा आपने। आईटी को लेकर एक बात बताना चाहूँगा। एज ए हाउस हम लोग पिछले करीब 2 साल से अंडरवेट हैं। हम लोग ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है इस स्पेस को लेकर, बिकॉज़ हमको लग रहा था कि यहाँ पर अर्निंग ग्रोथ ट्रैजेक्टरी जो है वो बहुत ज़्यादा मटेरियली स्लो डाउन है, और वो ओवरऑल जो बेंचमार्क है उससे कम ही अर्निंग ग्रोथ दिखाएँगी ये सारी लार्जर कंपनीज़। तो इसकी वजह से थोड़ा नेगेटिवनेस था, और वैल्यूएशन जो थे वो रीज़नेबली फेयर टू थोड़े से एक्सपेंसिव थे, गिवन कि अर्निंग ग्रोथ का ट्रेजेक्टरी बहुत सॉफ्ट था। बट ये जो अभी एआई के जो वजह से बड़ा फॉल आया है, स्पेशली आईटी सर्विसेज सेक्टर में, उससे अभी इंक्रीमेंटली मल्टीपल्स थोड़े से बेटर लग रहे हैं अगर हम नियर टू मीडियम टर्म अर्निंग ग्रोथ की बात करें। जितना भी हम लोग पढ़ते हैं या लोगों से सुना है एक्सपर्ट से, उसके हिसाब से एआई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव है। एआई में जैसे बता रहा था कि फियर भी है और अपॉर्चुनिटी भी है, और बट इंडियन आईटी सर्विसेज कंपनीज के लिए इसमें एक चीज़ बहुत क्लियर है कि एआई इम्प्लीमेंटेशन की वजह से जो रियलाइजेशन है उसके ऊपर थोड़ा प्रेशर आएगा। बट काम बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, और अगर आप देखेंगे इंक्रीमेंटली पिछले कुछ दिनों में तो बहुत सारी जो लार्जर ग्लोबल टेक कंपनीज है उन्होंने इंडियन आईटी सर्विसेज कंपनीज के साथ में कोलैबोरेशंस अनाउंस किए हैं। ये सारे इस बात को दर्शाते हैं कि अगर एआई को बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव बनना है, इम्प्लीमेंट होना है, तो इंडियन आईटी सर्विसेज कंपनीज के लिए काम बढ़ेगा। वो काम अगर एक्चुअल रेवेन्यू ग्रोथ में कितना ट्रांसलेट होगा आफ्टर डिफ्लेशनरी इम्पैक्ट, वो देखना बाकी है।
तो यहाँ पर अट्रैक्टिवनेस बढ़ रही है इस सेक्टर की। फिलहाल अभी भी हम लोग काफ़ी अंडरवेट हैं। बट जो मैसिव अंडरवेट पोज़ीशन था या जो हमारी शंका थी पहले, वो धीरे-धीरे अभी दूर हो रही है। हम सिर्फ़ एक ही चीज़ नहीं क्लियर कर पा रहे हैं वीरेंद्र जी कि ये आईटी ये एआई का आईटी सर्विसेज़ कंपनीज़ के लॉन्ग टर्म ट्रैजेक्टरी पे क्या इम्पैक्ट आएगा? क्योंकि मल्टीपल जिस हिसाब से बता रहे हैं, उस हिसाब से अर्निंग ग्रोथ जो है वो बहुत लो सिंगल डिजिट नंबर रिफ्लेक्ट करती है। जबकि अगर इंडियन रूपी वर्सेस यूएस डॉलर की बात करें तो 2 से 3% सालाना ऑन एन एवरेज वहीं से एक बेनिफिट आ जाता है अर्निंग्स को। तो इसलिए अब हम थोड़ा अट्रैक्टिवली देखने की कोशिश कर रहे हैं, बट जैसा आपने बताया एफआईआईज़ कंटिन्यूअसली इसमें सेलर है। मेरे ख्याल से डीआईआईज़ थोड़ा उनको काउंटर कर रहे हैं, बट जो ओवरऑल इंडेक्स है वो बहुत प्रेशर में है। बट कमाई के कुछ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, स्पेशली उन कंपनीज़ में जहाँ वो चैलेंजर्स हैं, मिड साइज़ है, स्मॉल साइज़ है, जो कि ग्रोथ ज़्यादा दिखा सकती है और मल्टीपल्स ऑलरेडी करेक्ट है। आईटी पर ही आपका टेक, अभी और कुछ पहलुओं को साफ होना बाकी है। अच्छा राकेश जी, लेकिन अब गर्मी दस्तक दे रही है, तो ये जो स्पेस है, ब्लू स्टार, वोल्टास, ये जो वाइट गुड स्पेस है, इसको लेकर एक्सपोजर बढ़ाया है आपने, यहाँ पर आपका व्यू क्या बन रहा है? बिल्कुल, पिछला पिछला जो समर था श्रेया जी, वो आपको पता है बहुत ही खराब निकला है इन कंपनीज़ के लिए। हिस्ट्री सजेस्ट करती है कि बैक टू बैक गर्मी जो है वो खराब कभी होती नहीं है। तो इस बार एक्सपेक्टेशन है कि नॉर्मलाइज़ होगी, तो उसमें ये कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस के लिए एक बड़ा अपॉर्च्युनिटी है, बट चैनल में इन्वेंटरी भी बहुत ज़्यादा है, जो चैनल चेक दिखाते हैं। हमने इंक्रीमेंटली डिस्क्लोज़र के साथ बताता चाहूँगा, ये रिकमेंडेशन नहीं है, बट हमारे पास में एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह जैसी कंपनीज़ का एक्सपोज़र हमने चालू किया है लेना। वहाँ हमको लगता है कि ओवरऑल डाइवर्सिफ़िकेशन भी अच्छा है प्रोडक्ट पोर्टफ़ोलियो का, बट जो समर का प्ले है वो आराम से कर सकते हैं इसके अंदर। बट समर का जो प्ले है वो मेरे ख्याल से पावर सेक्टर से भी अच्छे से खेला जा सकता है, बिकॉज़ नॉर्मली इस पूरे माहौल में जो अगर अगर एसी डिमांड बढ़ेगी, समर की वजह से पावर की डिमांड बढ़ेगी, तो वो एक अलग दूसरा प्ले है जिस पे फ़ोकस किया जा सकता है। बट आई एग्री विद यू कि यहाँ पर इंक्रीमेंटली थोड़ा-सा एक्सपोज़र बढ़ा है। अच्छा राकेश जी, जहाँ पे आप अर्निंग्स को लेके बहुत जिसे कहते हैं ना, आश्वस्त हैं, है ना, जहाँ अर्निंग्स अच्छी ही रहेंगी, उसमें मैं अगर जोड़ दूँ नाम, होटल्स या फिर हॉस्पिटल्स, दोनों नाम, इन दोनों में से सबसे ज़्यादा झुकाव आपका किसकी तरफ रहेगा? ठीक है, तो हमारे पास होटल्स एज ए स्पेस वीरेंद्र जी काफ़ी टाइम से हमारा एक्सपोज़र रहा है और वहाँ पर कंटिन्यूअसली हम लोगों ने देखा है कि उन्होंने अर्निंग्स डिलीवरी भी दिखाई है। बट एक चीज़ मैं कॉशन करना चाहूँगा कि जिस रेट से जो रूम रेट्स बढ़ रहे थे पिछले 3-4 साल से, अब यहाँ पर वो रूम रेट की जो ग्रोथ है प्राइस में, वो धीरे-धीरे मॉडरेट होने लगेगी। तो यहाँ पर ये सेक्टर फिर भी जहाँ ओवरऑल रूम एक्सपेंशन्स आ रहे हैं, जहाँ ग्रोथ आ रही है, वहाँ पर बेट लिए जा सकते हैं और फिलहाल के लिए अगर देखेंगे तो बहुत सारे ये जो स्टॉक्स हैं, ये अपने पीक से 15-20% करेक्ट भी हो चुके हैं या उससे ज़्यादा करेक्ट हो चुके हैं। तो यहाँ अपॉर्च्युनिटी अच्छी बनती है, बट बेट वहाँ करना चाहिए जहाँ पर आपको ऑर्गेनिक ग्रोथ दिखेगी रूम की वजह से, न कि प्राइसेस की वजह से। क्योंकि मुझे लगता है कि रूम प्राइसेस जो हैं वो अब ब्रॉडली मोर इन्फ्लेशनरी नेचर में बढ़ेंगे, जबकि वो पिछले 3-4 साल से बहुत एक्सपोनेंशियली बढ़ रहे थे। राकेश जी, यहाँ होटल्स की पे जहाँ हम तक दोनों का बात विरोधाभास है। नहीं, आप अभी किसका बोल रहे थे? अभी आप हॉस्पिटल का बोल रहे थे, होटल का बोल रहे थे? होटल्स का बता रहा था मैं अभी तक। हॉस्पिटल की हाँ, जहाँ तक बात यहाँ पे की हमारा तो विरोधाभास है। आप लास्ट टाइम कब घूमने गए थे परिवार के साथ? राकेश जी, अभी गया था श्रीधर जी, दिसंबर में, दिसंबर की छुट्टियों में घूमने गए। रूम अरे बहुत एक्सपेंसिव है, ये बहुत मैं तो आज बता रहा हूँ, मैं आज देख रहा था, मैं आज होटल के रेट्स देख रहा था, आप यकीन मानिए चौंक गया मैं। तो मैं शायद खैर लेट्स सी, ठीक है, मैं आप अभी दिल्ली कहीं पे एक बार और दिल्ली के उस देखूंगा। एरिया में है जहाँ पर अभी who's who of the मैं world नॉर्थ आए इंडिया हुए के हैं। होटल, हाँ हाँ नहीं, मैं बिल्कुल। नॉर्थ इंडिया के देख रहा था, मैं वैसे भी देख रहा था, और नॉट एग्जैक्टली दिल्ली, लेकिन होटल प्राइसेस अभी बहुत फर्म है। खैर, आप अपनी बात पूरी करिए। नहीं, और जहाँ तक हॉस्पिटल्स की बात है, अगेन ये एक स्ट्रक्चरल स्टोरी है, हम इस पे लेकर काफ़ी पॉजिटिव है, बट यहाँ पर भी मेरे ख्याल से जो जनरल कंसेंसस है और हमारा भी एक्सपेक्टेशन है कि जहाँ-जहाँ बेड कैपेसिटी बढ़ रही है और स्पेशली अगर ब्राउनफील्ड बेड कैपेसिटी बढ़ रही है, वहाँ पर बेड लेना ज़्यादा आसान है, बिकॉज़ वहाँ पर आपको मार्जिन एक्सपेंशन देखने को मिलेगा और बेड की ऑक्यूपेंसी का जो रेट है, वो बहुत इम्प्रूव होता हुआ दिखेगा कंपेयर टू ग्रीनफील्ड, बिकॉज़ ग्रीनफील्ड
जो हॉस्पिटल्स आते हैं उसके अंदर ओवरऑल पेशेंट, डॉक्टर, ओवरऑल नेटवर्क को बनने में थोड़ा वक़्त लगता है और उसका थोड़ा ड्रैग हो सकता है जो रिपोर्टेड पीएनएल है। तो हमारा बायसनेस थोड़ा ब्राउनफ़ील्ड कैपेसिटी एक्सपेंशन वाले हॉस्पिटल्स को लेकर ज़्यादा है। कि हॉस्पिटल्स की चर्चा हो गई, इससे पहले होटल की चर्चा हो रही थी, तो घूमने फिरने की बात हुई है तो राकेश जी खाने पीने की भी बात कर लेते हैं। इटर्नल और स्विगी पर क्या व्यू है? मतलब लगातार कमजोरी इस क्विक कॉमर्स स्पेस में भी देखने को मिल रही है, लेकिन क्या आपको इनका स्ट्रक्चर लॉन्ग टर्म के हिसाब से पॉजिटिव नजर आ रहा है? क्योंकि कई बार ये अपना बिजनेस करने का तरीका बदलते हैं डिमांड के अकॉर्डिंग, जिस तरीके से पूरा सिचुएशन बिहेव करता है, तो ऐसे में आपकी राय क्या होगी? श्रेया जी, इस स्पेस को लेकर हम काफी पॉजिटिव रहे हैं ऑलरेडी पिछले करीब 2 साल से। हमारा वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोजर है ये पूरा सेक्टर, ये स्पेस मिला के देखेंगे तो। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए तो इस बिजनेस को 2 पार्ट में बांट दीजिए। एक है फूड डिलीवरी, जहाँ पे मेरे ख्याल से मोर और लेस 2 प्लेयर मार्केट है। ओवरऑल वहाँ पर जो मार्जिन्स हैं वो या तो अच्छे लेवल पे पहुँच गए हैं या फॉर एग्जांपल स्विगी के केस में मार्जिन इम्प्रूवमेंट का ट्रेजेक्टरी विजिबल दिखता है। साल दर साल यहाँ से मार्जिन इम्प्रूवमेंट होता हुआ दिखेगा। तो वो एक स्पेस है जहाँ पर ग्रोथ थोड़ा मॉडरेट हो रही है, बट मार्जिन्स में पोटेंशियल अभी भी बचा हुआ है। बट जहाँ तक क्विक कॉमर्स जो कि सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग पीस है, उसकी बात की जाए तो इटर्नल ने बहुत अच्छा एग्जीक्यूशन दिखाया है पिछले कुछ सालों में। 2 से 3 साल में अगर आप देखेंगे नंबर ऑफ डार्क स्टोर एक्सपेंशन, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस वो काफ़ी अच्छा दिखा है। स्विगी उस केस में एक हिसाब से मैं बोलूँगा चैलेंजेस की तरह उभरा है। वो काफ़ी लैग कर रहे थे कुछ एस्पेक्ट्स पे, स्पेशली जो ओवरऑल असॉर्टमेंट है जो पहले नहीं मिलता था कंज्यूमर को, और डार्क स्टोर एक्सपेंशन जो उन्होंने भी दिखाया है जिस हिसाब से, उससे ऐसा लग रहा है कि ये स्पेस बहुत डायनामिक है। बट ये फिर भी 3 प्लेयर मार्केट बन के रहेगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो नए प्लेयर्स आए हैं वो या तो अपना एग्जिस्टिंग बिजनेस बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और पर जो ओवरऑल फर्स्ट मूवर एडवांटेज है इन 3-4 प्लेयर्स का वो बहुत स्ट्रांग है। यहाँ से सिर्फ एक ही रिस्क है कि ये बिजनेस जो है वो पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी कैसे दिखाएगा। तो यहाँ पर अगर 2 प्लेयर ऑलरेडी लिस्टेड है, तीसरे प्लेयर को अगर लिस्टिंग के लिए आना है तो उनको अपने पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी दिखाना पड़ेगा। और मेरा ऐसा मानना है कि जैसे-जैसे साइज़ इंप्रूव होगा, ये एक बहुत बड़ा फिक्स्ड कॉस्ट बेस है इसमें, टेक्नोलॉजी को लेकर, मैन पावर को लेकर। आप डिलीवरी कॉस्ट को हटा दीजिए तो बाकी बहुत सारा कॉस्ट फिक्स्ड होता है उस केस में। तो वहाँ पर ग्रोथ आने से मार्जिन एक्सपेंशन या मार्जिन इंप्रूवमेंट की पोटेंशियल बनती है। तो हमें अभी भी इन दोनों नेम्स को लेकर काफ़ी पॉजिटिव हैं। ये अगेन रिकमेंडेशन नहीं है, बट ये हमारे पोर्टफोलियो में बहुत क्लियरली दिखता है कि इनमें हमको नियर टू मीडियम टर्म में भी अच्छा पोटेंशियल दिखता है। प्रेशर ज़रूर आता रहेगा बीच में, जैसे अभी जो रिसेंटली कर्नाटक में गवर्नमेंट ने कुछ चार्जेस लगाए हैं डिलीवरी को लेकर, तो इस तरह की न्यूज़ आती रहेगी। बट ये कन्वीनियंस जो है एक हैबिट बन चुका है कंज्यूमर को के माइंड में, तो यहाँ पर ग्रोथ पोटेंशियल अभी भी बहुत स्ट्रांग है। गिग वर्कर्स के वेलफेयर को लेकर वो न्यूज़ आई थी कर्नाटक गवर्नमेंट की तरफ से। जी बिल्कुल, तो काफ़ी पॉजिटिव साउंड कर रहे हैं राकेश जी आप इस स्पेस को लेकर। बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के इतने अच्छे तरीके से जवाब देने के लिए। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। चलिए आप क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, और इस 4 दिन के सेशन का जो क्लोजिंग रहा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सबसे ख़राब क्लोजिंग आज सेशन 374 अंक नीचे। वीरेंद्र जी अब हम क्लोज होने की तैयारी कर रहे हैं 25,444 पर, और जिस तरीके से यहाँ पर डेंट पड़ा है, और बैंक निफ्टी देखिए 800 अंकों से ज़्यादा की बिकवाली, काफ़ी पेन प्रेशर में मार्केट, काफ़ी ख़राब क्लोजिंग होगी। और ऐसे में क्या स्ट्रैटेजी अब बनती हुई नजर आएगी? देखिए बैंक निफ्टी तो मैं कहूँगा जो कूलिंग ऑफ मुझे चाहिए थी श्रेया 60-700 वो आ गई, ठीक है ना। आपको याद है मैंने कमेंट्री में क्लियरली लिखा था अ कूलिंग ऑफ टुवर्ड्स 60,700 इज रिक्वायर्ड, है ना, वो तो आ गई। बट यहाँ पर हुआ क्या है कि निफ्टी ने श्रेया 25,500 को भी वायलेट कर दिया क्लोजिंग बेसिस पे। मैंने कहा था कि मैं क्लोजिंग में कोई शॉर्ट कॉल नहीं लूँगा, और मैं अभी भी कहा मैं शॉर्ट कॉल नहीं लूँगा। अब जो भी ट्रेड लेना होगा श्रेया कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें ये देखना पड़ेगा कि एफआईएस ने क्या किया, क्या क्या फिर उन्होंने शॉर्ट्स ओपन करे, क्या इस जोन की सारी पुट्स एग्जिट कर गई। क्योंकि याद रखिएगा अभी भी इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट का फ्राइडे बाकी है, वनडे बाकी है, तो इन 2 दिन के स्टैट्स देखने पड़ेंगे। तो मैं ये कहूँगा शायद अगर कल हम
शायद अगर हम 25,400 के नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करें, जस्ट आई मीन प्राइस वाइज बात कर रहा हूँ, 25,400 के नीचे ट्रेड शुरू करना शुरू करें, सेटल हो जाएं, हम तोड़ दें अपना फरवरी का, 13 फरवरी का और 16 फरवरी का लो, देन प्रॉब्लम है। अभी ये मैं मान के जा सकता हूँ कि बैंक निफ्टी आपको एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा है। 60-700 पे आप ये नहीं कह सकते कि इट हैज़ कोलैप्स्ड कंप्लीटली, नो। 6700 ओनली, दैट्स 10-day एक्सपोनेंशियल एवरेज। तो शायद मैं कह रहा हूँ अभी कुछ मत करिए, कुछ मत करके जाइए, कल आएंगे देखेंगे, पुल बैक खेलना है तो पुल बैक खेलेंगे, या फिर अगर शॉर्ट करना है तो शॉर्ट करेंगे। बट एज ऑफ नाउ इस प्राइस पे कोई आउटलुक नहीं है श्रेया, गो न्यूट्रल। गो न्यूट्रल, कुछ नहीं करने की सलाह फिलहाल, और ये सबसे बड़ी सलाह इस मार्केट में। चलिए, लेकिन हमारे पैनल क्या पिक कर रहे हैं? गाबा सर कुछ लेके जाएं कि आप भी कह रहे हैं कि नो ट्रेड? बताइए, कुछ ढूंढा है आपने? नो ट्रेड तो नहीं बोलूंगा, शॉर्ट करना चाहिए। और शॉर्ट के लिए मेरे ख्याल से स्टॉक जो पसंद है मुझे इस वक्त वो है पेटीएम। गाबा सर आपका कैमरा ऑफ है, वी कांट सी यू। ओह या कोई बात नहीं, गाबा सर आप कैमरा ऑन कीजिए तब तक। अच्छा, दिख रहे हैं आप, नाउ यू आर क्लियर। जी सर। आज राजेश सर मैंने कुछ नहीं किया। कोई बात नहीं सर, सवाल था मेरा कौन सा काउंटर पिक कर रहे हैं आप? शॉर्ट है पेटीएम में काफी गिरावट है, वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं। 1142 पर ट्रेड कर रहा है पेटीएम, मेरे ख्याल से और स्टॉप लगाएंगे करीब 1162, 20 रुपीज का। डाउनसाइड टू अराउंड 1120 पॉसिबल पेटीएम। शॉर्ट पेटीएम करो, शॉर्ट करो, है ना। पेटीएम को 1143 पर। माना साहब का ट्रेड क्या रहेगा? देखिए, डीएलएफ रहेगा, डीएलएफ पे एक सेल ट्रेड होगा। डीएलएफ ने फ्रेश ब्रेकडाउन दे दिया है, तो उसके फ्यूचर में बिकवाली करेंगे। 620 के प्राइस चल रहे हैं। स्टॉप लॉस आपको 628 रुपए का लगा के शॉर्ट करना है, और टारगेट सेट करने हैं 602 रुपए के। ओके, डीएलएफ शॉर्ट। रुचित जी, आप भी शॉर्ट साइड की तरफ हैं क्या? जी, मोमेंटम तो ऐसे है कि शॉर्ट साइड से ही पे ही जाना चाहिए। जहाँ पे आरईसी के फ्यूचर्स में मैं शॉर्ट पोजीशंस बनाने की सलाह दूंगा। लो टॉप लो बॉटम स्ट्रक्चर फिर से कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है, तो करंट लेवल्स पे एसटीबीटी के लिए आरईसी के फ्यूचर्स में बिकवाली करके जाए 349 के स्टॉप लॉस से 340 के टारगेट्स के लिए, सॉरी 359 के स्टॉप लॉस और 340 के टारगेट्स। चलिए, अब हम लेते हैं कॉल सोमिल जी की। सोमिल, क्या पिक कर रहे हैं आप? मैंने पिक किया है HCL टेक ऑन द सेल साइड। वीक काउंटर, वीक सेक्टर, जो ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। एवरेजेस पे अभी रेजिस्टेंस लेके फिर से एक डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है। स्टॉप लॉस होगा 1500 और टारगेट होगा 1350। HCL टेक शॉर्ट। अमित जी, क्या शॉर्ट कर रहे हैं आप? जी श्रेया जी, 2 बजे वाले कॉल के साथ ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैं HUL में एक शॉर्ट कॉल दिया था, तो उसी में कंटिन्यू करेंगे। लगभग 2280 का प्राइस है फ्यूचर्स में। इससे सेल करना है फॉर टारगेट्स ऑफ 2210। 2210 का टारगेट रहेगा और स्टॉप लॉस रहेगा 2310 रुपए का। ओके, चलिए शिल्पा जी, अब आपके पास खुला मैदान है, कोई भी कॉल ले लीजिए, बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, यहाँ पे फ्रेश सेल सारे PSU बैंक्स में आ रहे हैं, तो इंडियन बैंक में सेल करने की रिकमेंडेशन है। 940 के स्टॉप लॉस से इंडियन बैंक में सेल कीजिए फॉर लेवल्स ऑफ 890 से लेके 860। ये जो हैं वो शॉर्ट साइड की ट्रेड आए हैं। पेटीएम शॉर्ट, DLF शॉर्ट, REC शॉर्ट, HCL टेक शॉर्ट, HUL शॉर्ट और इंडियन बैंक शॉर्ट। तो सभी जिस तरीके से बाजार का मूड माहौल है, सभी शॉर्ट, और ऐसे में ब्रेथ काफ़ी ख़राब होगी वीरेंद्र जी वायदा बाजार की। ब्रेथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से खराब है श्रेया, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से खराब है। डॉक्टर साहब, अच्छा एक बार ब्रेथ दिखाने से पहले क्रूड दिखाइए, ये बाजार सेंस क्या कर रहा है? ऐसा नहीं है कि देखिए क्या होता है ना कि हम शॉर्ट करने में, लॉन्ग करने में रिस्क रिवॉर्ड रेशो दिखते हैं जनाब। 25,800 का इंडेक्स था, 700 हो गया, 600 हो गया, 500 पे शॉर्ट कौन करता? बट इट्स नाउ सिंकिंग फर्दर 25,400 और 71,15 पे। मतलब अभी क्या हो रहा है श्रेया, मेरे ख्याल से लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है। जरा प्लीज स्टैट्स लेके आइए FNO के, लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग। मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरा तजुर्बा कहता है कि आज बाजार में लॉन्ग अनवाइंडिंग काफ़ी हुई होगी शॉर्टिंग के साथ साथ। लॉन्ग अनवाइंडिंग, ये देखिए, ये कहता है ना आपको लॉन्ग अनवाइंडिंग, दैट्स कॉल्ड फियर। अभी लोगों को ये नहीं करना है कि शॉर्ट करके पैसा कमाना है, ये है कि जनाब निकलो बाहर। इसलिए मुझे लग रहा था कि लॉन्ग अनवाइंडिंग की फिगर ज़्यादा होगी। एक बार लॉन्ग अनवाइंडिंग से ही शुरू करें। देख रहे हैं कि बाजार अपना फियर जो है वो कहाँ कहाँ फील कर रहा है,
और कहाँ कहाँ वो महसूस करके अपने पोजीशंस को एग्जिट कर रहा है। पेटीएम पिछले 3 दिन में हमने पुल बैक देखा, केन्सटेक में पुल बैक देखा, लोरा, हीरो मोटोकॉर्प, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट सब के सब कोलैप्स हुए। यानी प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट कर लो, प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट कर लो, प्रॉफिट ना छोड़ो। फिर आइए आप शॉर्ट साइड पे, शॉर्ट कहाँ पे था आज? HPCL, परसिस्टेंट, मिड कैप IT में। ये तो देखिए परसिस्टेंट की अगर आप वेव्स की रीडिंग करते हैं तो प्लीज़ ज़रूर करिएगा, बहुत ही अगर आप देखें तो खराब पैटर्न है। DLF, गोदरेज प्रॉपर्टीज, परसिस्टेंट, मिड कैप IT में कोलैप्स हुआ आज, यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप हुआ। फिर आप आइए शॉर्ट कवरिंग कहाँ पे थी, और शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर थी, लॉन्ग था ONGC। गौरतलब है कि यहाँ पे होगा ट्यूब इन्वेस्टमेंट, सिंजन, समान कैपिटल, HDFC लाइफ, यहाँ पे लॉन्ग था। मीनवाइल हमने 25,400 भी तोड़ दिया, 25,400 भी तोड़ दिया। और आप देखिए, एक बार US फ्यूचर्स लेके आइएगा प्लीज़ ज़रा। तो जो बात वो आशीष कह रहे थे ना कि हम शायद इस दिक्कत के सबब में अकेले ही पड़े हुए हैं, न US फ्यूचर्स ऐसा कोई संकेत दे रहे हैं। एक बार US फ्यूचर्स लेके आइए प्लीज़ ज़रा। अच्छा, अपडेटेड नहीं है अभी, मैं कुछ देर में आपको दिखा दूंगा। बट श्रेया, थोड़ा सरप्राइज पैकेज अब यहाँ जुड़ गया है। अब एक आइसोलेशन में हमने ये बीतले जो 1.5 घंटे का बिहेवियर था ना, ये एक फियर से घिरा हुआ था, फियर से, कंप्लीट फियर से। 25,400 के नीचे का लो लगाया हमने, 25,390 का लो लगाया है। 400 के नीचे का लो काफ़ी मतलब इतनी ज़्यादा घबराहट मार्केट में, ये एक्लोचलोरे की वाली बात हम कहते हैं। देखिए सर, आ गए अभी संकेत अमेरिकी बाजारों से जो आज दिख रहे हैं। अभी तो ये इतना नीचे नहीं है श्रेया, ये तो कुछ भी नहीं है, दैट्स कॉल्ड न्यूट्रल। आपने हुआ क्या, आपने 16 फरवरी के लो को ऑलमोस्ट टच कर लिया। उस दिन का लो था मेरे ख्याल से 25,368 था उस दिन का लो, है ना। आपने ऑलमोस्ट उसको टच किया। ये बहुत ही बुरी परिस्थिति है, बुरी तो नजर आ रही है मार्केट। और ब्रेथ देखिए जिस तरीके से डिटोरिएट हुई है, 2322 ऐसे स्टॉक्स जहां पर बिकवाली हावी होती हुई नजर आई है। एक भी सेक्टर इन ग्रीन क्लोज नहीं हुआ है। जिसने भी सुबह कोशिश की थी सब रेड में। 2.5% गिरा है निफ्टी ऑटो देखिए 2.5%, फिनेंशियल्स 1.5%, रियल्टी 3%, IT 1.5%, कंज्यूमर ड्यूरेबल एज ए स्पेस 2% ज़्यादा की गिरावट, ऑयल एंड गैस 1.5%। तो यहाँ पे इस तरीके से बिकवाली आई है। 2.5% सारे इंडाइसेस गिरे हैं जो शुरुआत में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। और सबसे ज़्यादा एक बार कंट्रीब्यूशन प्लेट रखिएगा निफ्टी का, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट क्या कर रहा है इस गिरावट में, एक बार वो भी देख लेते हैं। और सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन वही दिग्गजों स्टॉक्स वाले ही होंगे, रिलायंस, ICICI बैंक, भारतीय एयरटेल एंड महिंद्रा। देखिए ये भारतीय एयरटेल को क्या हो गया है गाबा सर, जब भी कोशिश करता है इससे हो नहीं पाता। हालांकि आज तो मूड माहौल ही खराब हो गया था बाजार का, लेकिन भारतीय एयरटेल में दिक्कत तो मुझे लग रही है पिछले कुछ सत्रों से। बिल्कुल, ये मैंने शॉर्ट कॉल किया था 2 बजे। मुझे लगता है 1970 का जो टारगेट था मेरे ख्याल से वो अचीव होना चाहिए। शायद लोअर लेवल भी देख सकते हैं भारतीय एयरटेल में। है तो वीक, इसमें आज वॉल्यूम्स भी ज्यादा है, दिक्कत वहां पर आ गई। भारतीय एयरटेल वीक, भारतीय एयरटेल वीक। ये प्रकाश सर की एक शॉर्ट कॉल भी थी। अच्छा सौमिल, मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था ब्रेंट क्रूड के बारे में, है ना। आपके पास अगर आप 4 है तो कोई टिप्पणी करेंगे अब आप? मैं जनरली ट्रैक करता हूँ क्रूड ऑयल MCX फ्यूचर्स ट्रैक करते हैं इंडियन रुपीस में। मुझे लगता है कि जो पॉजिटिव व्यू मैंने आपके साथ शेयर किया था प्रीवियसली, ये चार्ट जो आपको दिख रहा है ऑन द स्क्रीन, ये एक फेयर का एट द मोमेंट ये ऐसा लग रहा है कि ये ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट होता है और ब्रेंट क्रूड यहाँ से 71 जो अभी चल रहा है और यहाँ से अगर 75-76 जाता है, दैट इज अ फेयर। ओके, दैट द जो न्यूज हमें US ईरान से आ रहा है, दैट इज ऑल्सो बिग फेयर। दूसरा जो अभी इन ये आईवीज जो चल रही है, आईवीज अभी स्पाइक हो गई है, आज के दिन में 10% ऊपर है, अभी इस समय 11% ऊपर है। सो देयर इज डेफिनेटली समथिंग वेरी अनकंफर्टेबल गोइंग ऑन। तो ये सारी चीजें बहुत नेगेटिव दिखा रही है और ये डेटा हमें एक्चुअली जस्टिफाई कर रहा है कि आज 400 पॉइंट हम नीचे हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर गोइंग ऑन और इंडियन रुपी जो 89 के आसपास से सपोर्ट लेके वापस से ऊपर की तरफ बाउंस किया है, डिप्रिशिएट किया है इनफैक्ट। तो ये अगेन अगर नया हाई जाता है तो इट विल बी अ वेरी बिग इशू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इशू तो है, टेरिबल थर्सडे इसका नाम देना चाहिए। और जिस तरीके से
5 लाख करोड़ से ज़्यादा साफ हो गए हैं आज मार्केट में। पैनिक सेलिंग देखने को मिली और सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन तो देख लिया हमने किस स्टॉक ने दिया है। और एक बार वायदा बाजार से मैं देखूं जिस तरीके से बिकवाली हावी हुई थी, सबसे ज़्यादा कौन से स्टॉक्स टूटे हैं, परसिस्टेंट सिस्टम का जिक्र कर रहे थे वीरेंद्र जी, वहाँ पे सबसे ज़्यादा बिकवाली हिंद पेट्रो तो अपने कारण है ही, केन्स टूटा और यहाँ पे देखिए लोधा, DLF, गोदरेज प्रॉपर्टीज, रियल्टी पैक में जिस तरीके से। एक बार PG इलेक्ट्रोप्लास्ट में रखिएगा, डिक्सन की हमने चर्चा की थी और PG इलेक्ट्रोप्लास्ट यहाँ पर भी बिकवाली हावी हुई, वायदा के लूजर्स में शुमार है 4%, 3.5% की गिरावट के साथ साथ। रुचित जी, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट का चार्ट आप देख लीजिए। अब EMS स्पेस को लेकर काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें जब हम फंडामेंटल एनालिसिस से पूछते हैं तो वो सामने आती है। चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं, इस गिरावट में खरीदना चाहिए कि अवॉइड है? नहीं, आई थिंक ना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जो पूरा कंसोलिडेशन हमने सितंबर महीने से स्टॉक में देखा है, हर पुल बैक मूव पे ये 640 650 के आसपास आया है और उसके आसपास ही वो लेवल सरपास नहीं कर पाया। तो आई थिंक अभी भी फिलहाल अभी देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों में पुल बैक मूव आया, कल के ट्रेडिंग सेशन में 632 के आसपास के हाई बने हैं। सो जब तक ये 650 के ऊपर ब्रेकआउट नहीं देता है तब तक ओवरऑल ट्रेंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। आई थिंक कुछ कंसोलिडेशन का फेज और शॉर्ट टर्म में कंटिन्यू रह सकता है। अवॉइड PG इलेक्ट्रोप्लास्ट और ये पूरा स्पेस अगर आप देखें तो काफ़ी कमज़ोर था आज के सेशन में, लेकिन कुछ काउंटर्स ऐसे मार्केट में भी इन ग्रीन क्लोज हो रहे हैं, इनफैक्ट अच्छी तेज़ी के साथ। और क्रूड का इम्पैक्ट ऑयल एंड ONGC में पड़ता हुआ नजर आया तो 5%, ऑयल इंडिया चढ़कर क्लोज हो रहा है, ONGC भी 3.5%। UPL ने आज अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई है, एक बार UPL भी रख दीजिएगा, और ये 2% की तेज़ी के साथ अब क्लोज होने की तैयारी। RBL बैंक का जिक्र किया था हमारे पैनल ने, सम्मान कैपिटल में आज बाइंग थी और IRCTC देखिए यहाँ पर बाइंग, और HDFC लाइफ, इनफैक्ट SBI लाइफ जैसे काउंटर्स पिछले कुछ सत्रों से चल रहे हैं तो HDFC लाइफ ये भी इन ग्रीन ट्रेड करता हुआ, SBI लाइफ नहीं, HDFC लाइफ, HDFC एक बार रखिएगा, 1% की तेज़ी के साथ अभी क्लोज होने की तैयारी कर रहा है, वायदा बाजार के गेनर्स में शुमार। चलिए अब क्लोजिंग की तरफ चलते हैं और ख़राब क्लोजिंग काफ़ी, और बिग वॉल पे समझते हैं कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किसने किया। ओवर टू यू वीरेंद्र जी। वॉल पर लालिमा छाई है, जरा प्लीज़ लेके आइए स्क्रीन पर। और निफ्टी आपकी स्क्रीन पर 25400 और बैंक निफ्टी आपकी स्क्रीन पर 6615। एक ऐसा दिन, एक रीजनेबल दिन हो सकता था प्रॉफिट टेकिंग का। प्रॉफिट टेकिंग शब्द ठीक है, बट फॉर निफ्टी ये प्रॉफिट टेकिंग से ज़्यादा हो गया। एक फियर फैक्टर था, कोलैप्स हुआ ये, और ऑलमोस्ट एट डे लो। और याद रखिएगा ये क्लोज जो है, मैं यस याद रखिएगा डील के अनाउंसमेंट के बाद, है ना, ये अब तक का सबसे लोवेस्ट क्लोज होगा। ये है इसकी खासियत। स्मॉल कैप कोलैप्स, मिड कैप कोलैप्स, IT कोलैप्स, बैंक कोलैप्स, एडवांस डिक्लाइन रेशो आपके स्क्रीन पे बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुआ। आज 2288 डिक्लाइन, 709 एडवांसेस। एक डर को अगर आप देखें भापें तो इंडिया विक्स डर का इंडेक्स, फियर का इंडेक्स, वो बढ़ा, उसके सिवा सब गिरा। बैंक, फाइनेंशियल्स, PSUs, डिफेंस, कैपिटल मार्केट, थीम, मेटल्स, FMCG, IT, ऑटो, सब में नुकसान था। लेकिन बड़ा कोलैप्स था आज बैंक में, बड़ा कोलैप्स था आज फाइनेंशियल्स में, बड़ा कोलैप्स था आज PSU बैंक्स में, इनफैक्ट एनर्जी स्पेस में। कैपिटल गुड स्पेस आज कोलैप्स हुआ। उसके बाद अगर आप देखें तो आज रियल्टी इंडेक्स में गजब का पिन, 2.5% नीचे। FMCG जो कि एक रिवर्सल के संकेत तरह था, वो भी कोलैप्स हुआ, और मेटल्स में भी कोलैप्स था आज। मतलब हर जगह अगर आप देखें एक बड़े पैमाने की गिरावट थी। एक बार निफ्टी ग्रेड लेके आइए, और ओनली ONGC, HDFC लाइफ एंड हिंडाल्को 3 लाल में और 3 हरे में और 47 लाल में निफ्टी है बिल्कुल बेहाल। इट्स नाउ 25414। याद रखिएगा डील के बाद, अनाउंसमेंट के बाद, यानी 3 फरवरी के बाद हमारा जो अब तक का लोवेस्ट क्लोज था वो था करीब मेरे ख्याल से 25475। हम उसके भी नीचे बंद हो रहे हैं। सो टेक्निकली ये जो आज पैटर्न है ना निफ्टी का, ये बेहद खराब। हाँ, निफ्टी बैंक आप कह सकते हैं ये बैकफुट पे आया, बट वो प्राइस में था, वो फियर था कि ये लुढ़केगा, टेंडेमा को टेस्ट करेगा। निफ्टी बैंक इज अप्रोप्रिएट, कोई दिक्कत नहीं निफ्टी बैंक में, बट जो आज दिक्कत है का सबब है वो है निफ्टी। तो इसे आप कह सकते हैं कि जनाब बड़ी मिन्नतों के बाद शुक्रवार आया है, लेकिन गम का साया है, लाल रंग छाया है। श्रेया कल हरा पहन के आना। इस पे मैं कहती हूँ वीरू जी की US ईरान का वॉर मार्केट पे आज, US ईरान का वार मार्केट पे कर रहा है आज प्रहार, और दिन था प्रहार तो है, लेकिन
ये हम पे ये सारा प्रकोप क्यों छाया है? क्यों ये ना? छाया है? सवाल आप पे आशीष सही कह रहे थे कि हम पे ये प्रकोप, खैर जब छाया है तो छाया है। आजकल पूरे दुनिया की सबसे कमजोर कड़ी हम ही बने हुए हैं बाजार के लिहाज से, तो देखते हैं। बट आज कंप्लीट प्राइस डैमेज, इंस्टीट्यूशनल फिगर्स क्या कहती हैं, बहुत ज़रूरी होगा, बहुत देखना महत्वपूर्ण होगा, वही दिशा तय करेंगी कि कल क्या होगा। क्योंकि याद रखिएगा अभी तक एफआईएस का प्रभाव अच्छा रहा है पिछले 10 दिन में, थैंकफुली। तो उसको देखना पड़ेगा क्या क्या होना, आज का डेटा देखना बिल्कुल इम्पोर्टेंट होगा। खैर कल एक काम करेंगे, शुक्रवार फ्राइडे फैक्टर मुलाकात होगी इस पैनल की, पूरे पैनल की, स्टॉक्स इन न्यूज़, निफ्टी स्ट्रेटजी और साथ ही साथ हाउस व्यूज लेकर सुबह मॉर्निंग कॉल और मुनाफे की तैयारी में। तब तक के लिए नमस्कार।